हेलो एवरीवन। सो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि किसी को कोई चीज पता है पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है कि उसको नहीं पता, तो हम जनरली क्या बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे कि शी ऑलरेडी न्यू, वो जानती थी। स्टिल शी showed और still she pretended that she did not know, फिर भी उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको नहीं पता है ना। अब ये बहुत बड़ा हो गया, ये इसको अपन छोटा सा करते हैं, ठीक है। सो इसमें अपन एक फ्रेज ऐड करेंगे और इसको अपन छोटा सा करेंगे। आप सेम एग्जांपल भी ले सकते हो, अपन कुछ दूसरे एग्जांपल भी बना सकते हैं इसको ज्यादा बेटर समझने के लिए। अफेक्टेड इग्नोरेंस का मतलब होता है समथिंग यू नो बट यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू डू नॉट नो। आप ऐसा शो कर रहे हो, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हो सामने वाले को कि आपको पता नहीं है। जैसे शी अफेक्टेड इग्नोरेंस अबाउट द सरप्राइज गिफ्ट। शी अफेक्टेड इग्नोरेंस अबाउट द सरप्राइज गिफ्ट। उसको पता था सरप्राइज गिफ्ट क्या है। स्टिल शी अफेक्टेड इग्नोरेंस, उसने ऐसा प्रिटेंड किया। सो आप अफेक्टेड इग्नोरेंस को इक्वल टू कर सकते हो प्रिटेंडेड, प्रिटेंड किया, ठीक है। अफेक्टेड इग्नोरेंस, प्रिटेंड किया। आप इसको इस तरह से आमने सामने रख के उसको समझने के लिए समझ सकते हो, ठीक है। He affected ignorance when mother asked who broke the glass, ठीक है। He affected ignorance when mother asked who broke the glass. मदर ने जब पूछा कि किसने ग्लास तोड़ा तो उसने क्या किया? He pretended, मतलब he affected ignorance। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि अफेक्टेड ही लगाना है। आप अफेक्ट को लेके भी बना सकते हो। ही अफेक्ट्स इग्नोरेंस ऑलवेज, वो हमेशा प्रिटेंड करता है दैट ही डू नॉट नो रूल्स, कि उसको रूल्स नहीं पता है। ही अफेक्ट्स इग्नोरेंस ऑलवेज, ही अफेक्ट्स इग्नोरेंस ऑलवेज, वो हमेशा अफेक्ट इग्नोरेंस करता है कि उसको रूल नहीं पता जबकि उसको पता होते हैं। तो कोई भी चीज ये जताना कि आपको नहीं पता पर आपको पता है, उसको बोलते हैं अफेक्ट इग्नोरेंस, ठीक है। अपन एक और देखते हैं। जैसे अपन बनाते हैं इसको थोड़ा सा किसी दूसरे टेंस में, कॉन्टिन्यू टेंस में बना के देखते हैं। आई एम अफेक्टिंग इग्नोरेंस दैट आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। आई एम अफेक्टिंग इग्नोरेंस दैट आई डू नॉट नो इंग्लिश। ऐसा सच में थोड़ी बहुत ही आती है, ज्यादा नहीं आती है, बट स्टिल आई एम अफेक्टिंग इग्नोरेंस दैट आई डू नॉट नो इंग्लिश। मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूं कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, इतनी सी भी नहीं आती, पर थोड़ी सी आती है, ठीक है। सो आई एम अफेक्टिंग इग्नोरेंस, मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूं। सो जब भी कुछ आपको पता है, स्टिल आप या कोई भी प्रिटेंड करता है, आप यूज कर सकते हो अफेक्ट इग्नोरेंस, मतलब पता होते हुए भी नहीं पता होने का दिखावा करना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। हम जनरली कैसे बोलते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में, है ना। वो लोग भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर एक्यूमुलेटेड इन दैट फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोग वहां पे एक्यूमुलेटेड थे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट अनफॉर्चुनेटली फेल्ड इन देयर एक्स वाई जेड, कुछ किसी भी एग्जाम में, ठीक है। सो हम जनरली कॉमनली क्या यूज कर रहे हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ। इसकी जगह एक बहुत अच्छा फ्रेज है विच वी कैन यूज, अ गुड मैनी, ठीक है। बस जहां पे आप अ लार्ज नंबर ऑफ लगा रहे हो उसको हटा के आप ऐड कर दो अ गुड मैनी। सेंटेंस आपका पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। ये समझने के लिए मैं कंपैरिजन देता हूं सो दैट हम उसको लर्न कर सके। कभी कभी क्या होता है, नई चीजें जो हमारे रूटीन में नहीं है ना, उसको डाइजेस्ट करना हमारी टंग को और हमारे माइंड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पेट को, हमारी टंग को और हमारे माइंड को उसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बनी बनाई नहीं है, वो दिमाग में बैठी हुई नहीं है, ठीक है। सो अ गुड मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन देयर एक्स वाई जेड एग्जाम्स, ठीक है। अ गुड मेनी स्टूडेंट्स मतलब बहुत काफी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स फेल हुए। अ गुड मेनी गुलाब जामुन माय वाइफ एट my wife ate in the birthday party. Okay, so a good many cake of the pieces my sister ate in the birthday party. ठीक है। A good many dahi bada I ate in the birthday party. ठीक है। So good many का मतलब होता है काफी अच्छी मात्रा में, काफी अच्छी संख्या में, a large number of. सो जहां पे भी आपको बोलना है बहुत सारी संख्या में, भारी संख्या में, अच्छी संख्या में, वहां पे आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो अ गुड मैनी। इसको एक साथ ही रखना, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस मत करना, थोड़ा भी मत करना, ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा, ठीक है। सो गुड मैनी
videos I have made on my this channel. I request you to scroll up. First go in my profile, then scroll up and then watch the channel. आपको idiom, phrases, verb, noun, pronoun के जो words हैं उनके जो properties है noun, pronoun, adjective, adverb, verb जैसे pronoun के नहीं है उसमें, still मैं एक example की तरह बता रहा हूँ. So still a good many a good many videos you will get in my profile. ठीक है, सो हम इसको इस तरह से अपने हिसाब से सेंटेंस आप कैसे भी बना सकते हो, मैं सिर्फ ये बता रहा था. ठीक है, बस आपको एसेंस को सेंस को मत छोड़ना. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मीनिंग कुछ और ही निकल रहा हो. तो अ गुड मैनी नंबर ऑफ ऐसे मत लगाना. अ गुड मैनी का मतलब ही है लार्ज नंबर ऑफ, तो दोनों को एक साथ मत ऐड कर देना. अ गुड मैनी को अ गुड मैनी की जगह ही रखना. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब एंड फॉलो. बाय बाय, टेक केयर. अभी देखो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा अ लार्ज नंबर ऑफ के लिए अ गुड मैनी. ठीक है, अब अपन देखते हैं छोटे से अमाउंट के लिए, थोड़ी अमाउंट के लिए अगर हमको कुछ यूज करना है, या कम अमाउंट के लिए. अमाउंट मतलब यहाँ पैसे वाला अमाउंट नहीं, संख्या में अगर कोई चीज कम है, क्वांटिटी में अगर कोई चीज कम है, फिगरेटिवली अगर कोई चीज कम है, तो हमको कैसे यूज करना है. उसके लिए हम एक बहुत अच्छी चीज यूज करते हैं, अ हैंडफुल ऑफ. अ हैंडफुल ऑफ. ठीक है, जैसे केसर भाई पटेल हैड स्टार्टेड देयर बिजनेस अ हैंडफुल ऑफ वॉशिंग पाउडर ऑन द ठेला गाड़ी. ठेला गाड़ी को क्या बोलते हैं, पुश कार्ट. ठीक है, तो ये भी नया चीज सीख सकते हो आप. केसर भाई पटेल के बारे में जानते हैं जिन्होंने निरमा कंपनी बनाई. ठीक है, सो पहले मैंने कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखा था बहुत साल पहले कि वो पहले से ठेले पे लेके पीले सर्फ के नाम से उसको बेचा करते थे, पर फिर वो इतना पॉपुलर हुआ कि धीरे धीरे वो निरमा के नाम से फिर फेमस हुआ है. उसकी काफी बड़ी स्टोरी है, कभी आप यूट्यूब पे जाके देखना, पर बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैं वर्ड यूज करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि a handful of washing powder was sold by the केसर भाई पटेल जी on the push cart at the earlier stage of his business, है ना, at the beginning जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, शुरुआती दौर में बिजनेस के. ठीक है, सो a handful of का मतलब होता है छोटी अमाउंट में. ठीक है, a handful of pens I have collected from my friends. थोड़ी अमाउंट में, कम अमाउंट में, छोटे से थोड़े से पेन्स मैंने कलेक्ट कर लिए अपने फ्रेंड्स से. कुछ फंक्शन था तो मैंने उनको बोला कि भाई एक एक पेन मुझे दे दो, थोड़े से थे, ज्यादा जरूरत नहीं थी मुझे. ठीक है, सो हैंडफुल ऑफ. देखो अ हैंडफुल ऑफ बना कैसे होगा, मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, ये मेरा अपना है, मैंने कह रहा कि कहीं रिटर्न होगा या कुछ होगा. अ हैंडफुल ऑफ मतलब अपन ऐसे हाथ लो, हाथ में अपन कोई चीज लेते हैं ना, चाहे अपन प्रसाद ले, चाहे अपन पानी की अंजलि भरे, या अपन हाथ में कुछ लेते तो कितना सा आता है, इतना सा आता है, क्योंकि हमारे हाथ कितने बड़े हैं, इतने से ही तो हैं. सो अ हैंडफुल ऑफ हो सकता है वहां से आया होगा कि अ हैंडफुल. अभी मैं दूसरा हाथ नहीं छोड़ सकता, तो मोबाइल मेरे ऊपर गिरने वाला है. सो अ हैंडफुल ऑफ मतलब हाथ में थोड़ी सी चीजें आती है, लेकिन हाथ पूरा भरा होता है, फिर भी क्वांटिटी कम होती है ना, बजाय हम कहीं किसी बर्तन में ले या किसी और स्थान पे उसको जमा करे. अगर हाथ में लेंगे तो क्वांटिटी कम आएगा, तो वहां से कुछ जोड़ के उन्होंने बनाया होगा कि कम क्वांटिटी के लिए हमको ये लगाना है. So I have already made a good many videos and uploaded on my profile, but a handful of watched by the people. लोगों ने थोड़े ही देखे हैं, छोटी सी मात्रा में देखे हैं, तो जाओ और वीडियोस देखो और एंजॉय करो, लर्निंग करो. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब एंड फॉलो. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय, टेक केयर. ये वाला मेरा फेवरेट है, अ मैन ऑफ हिज वर्ड. अ मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी बोली गई चीजों पे खरा उतरता है, जो अपना प्रॉमिस रखता है. आप लोगों ने कभी वैम्पायर डायरी देखी है? मतलब इट इज वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज, पर स्टिल मैं उसके थर्ड सीजन से अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा देखने का. वो कब से लॉन्च हुई है, वो मैंने देखी बहुत टाइम बाद. उसमें एलाइजा करके एक कैरेक्टर है, तो वो एलिना को शायद कभी बोलता है, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड. आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड मतलब मैंने जो प्रॉमिस दिया है वो मैं निभाऊंगा. वो एक चीज और बोलता है, यू हैव माई वर्ड्स. यू हैव माई वर्ड्स मतलब मैंने तुम्हें जुबान दी है. ठीक है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तो मैं टूटने नहीं दूंगा. सो ही वॉज अ कैरेक्टर इन दैट मूवी
अ मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ वर्ड मतलब वो अपनी जुबान का पक्का था, ठीक है। सो कोई भी पर्सन आपके आसपास अगर ऐसा है जो बोलता है तो करता है, आप उसके लिए बोल सकते हो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, कभी कभी हम उत्सुकता में और अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट करके वर्ड का वर्ड्स कर देते हैं, पर वर्ड्स मत करना, वो वर्ड ही रहेगा। अ मैन ऑफ हिज वर्ड, अ वुमेन ऑफ हर वर्ड, तो बीच में भले ही आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, मैन को वुमेन कर सकते हो, वुमेन कर सकते हो, हिज को हर कर सकते हो, यू आर द मैन ऑफ योर वर्ड आप ऐसा कर सकते हो, है ना। पर उसका जो मेन एसेंस है उसको मत चेंज होने देना, उसको मत वो कर देना। वर्ड्स बोला मैंने, गलत बोला फिर। यू आर द मैन ऑफ योर वर्ड, ठीक है। सो ध्यान रखना वर्ड ही आएगा। सबकॉन्शियस माइंड लगेगा तो पता होते हुए भी वीडियो बनाते समय भी गलत ही नहीं करना है, लेकिन कोशिश करना कि गलत ना बोलो। तो बस ये ध्यान रखना, आई क्रॉस चेक कि हम वर्ड को वर्ड्स नहीं कर सकते, पर हाँ आप मैन को वुमन कर सकते हो, आप हिज को हर कर सकते हो। आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड, आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड, ठीक है। मैं अपने जुबान का पक्का हूं, तो आपको बोलना है ये जुबान का पक्का है, ये प्रॉमिस देता है तो तोड़ता नहीं है, ये हमेशा अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है, ये अपनी कही गई बात पे खरा उतरता है। इन किन्हीं भी सिचुएशन और कंटेंट के लिए, कंटेक्स्ट के लिए आप यूज कर सकते हो अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है। हिज को पता है आप चेंज करना है ना, इतने एग्जांपल में तो समझ आ गया होगा। तो और सेंटेंसेस बना के देखो, लॉजिकली देखो सही बैठ रहे हैं कि नहीं। पता है मैं आजकल थोड़ा ऐसा करने लगा हूँ, जाके क्रॉस चेक थोड़ा सा कम करता हूँ काफी सारी चीजों में। खुद से 4-5 बार उसको रिपीट करके देखता हूँ कि सही बैठ रहा है कि नहीं वो लॉजिक में, और कुछ एक पक्का लगता है तो बस इतना चेक करना रहता है कि क्या गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सो अब हमको इंग्लिश धीरे धीरे ना हिंदी से पूरा कंपेयर करते हुए इंग्लिश से ही इंग्लिश को सीखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस डालनी है, एंड इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू विल कीप डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। और अभी आप फॉलो सब्सक्राइब कर लो तो वो और इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। टाटा बाय बाय। ये भी मेरा फेवरेट है, एक्ट वंस। एक्ट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है। अब कुछ लोग इमीडिएटली, अपन पहले इमीडिएटली बोलते थे, इस पर अपन करेंगे एक आध बार बात। ये शेड्यूल का स्केड्यूल हुआ है, एजुकेशन का एडुकेशन हुआ है, ठीक है। अपन एक वीडियो में बनाऊंगा इस पे थोड़ा अलग से, कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं उसे लेकर बनाऊंगा, तो अपन उसको एक थोड़ा अलग कंटेक्स्ट में देखेंगे। पर फिलहाल के लिए मैं इमीडिएटली बोलूं या इमीडिएटली, ऐसे में सोचना है कि ये गलत है वो गलत है, ये सब टाइम के साथ चेंजेस होने वाली चीजें हैं, ठीक है, चेंज होने वाली चीजें हैं। सो मैं कहा था एक्ट वंस पे। एक्ट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली या इमीडिएटली, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर इमीडिएटली होना है, त्वरित होना है, तुरंत होना है, फटाक से होना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो एक्ट वंस। जैसे एज आई केम टू नो हिज वाइफ इज कमिंग आई कॉल हिम एट वंस। जैसे मुझे पता चला उसकी बीवी आ रही है, मैंने उसको एट वंस कॉल किया। आप हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हो, मैंने उसको इमीडिएट कॉल किया की जगह आप बोल सकते हो मैंने उसको एट वंस कॉल किया, ठीक है। देखो हिंदी में थोड़ा सा वैसे भी हम मिक्सचर कर देते हैं, तो थोड़ा सा अगर नए एडवांस वर्ड सीखो को आप पुराने से रिप्लेस कर दोगे, याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो हम पूरा इंग्लिश में सेंटेंस नहीं भी बोल पा रहे हैं, अगर इडियम फ्रेजेस आ गई है, सीख ली है, तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। So run away at once as you listen the fire alarm, ठीक है। जैसे फायर अलार्म तुम सुनते हो, as you listen the fire alarm, run away at once, ठीक है। जल्दी से भागो, immediately भागो, immediately भागो, ठीक है। सो जब भी आपको immediately के लिए यूज करना हो आप बोलो run at once, ठीक है। और क्या एग्जांपल बनाए अपन। I run at once when I come to know that there is danger. मैं वहां से तुरंत भागा, फटाक से भागा, immediately भागा, जैसे ही मुझे पता चला कि वहां पर खतरा है। So I run at once. I ran at once भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप उतना चेंजेस कर सकते हो, तो आप रन एक वर्ब है, आप उसके फॉर्म को यूज कर सकते हो, ठीक है। He is running at once, ऑल्दो इसका कोई सेंस नहीं बनता पर बोल सकते हैं he is running at once, वो वहां से तुरंत भाग रहा है, ठीक है। जैसे उसको पता चला कि टीचर आने वाले, अरे आगे पीछे कुछ भी जोड़ दो पर मेन है रन एक्ट मस्ट, वो तो आपको किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जब यूज करना हो रियल सिचुएशन में तो फिर बैठ ही जाएगा, ठीक है। सो एक्ट वंस बेसिकली हमारा मेन है। एक्ट वंस का मतलब है इमीडिएटली, अब उसमें आप रन लगाओ या कुछ और लगाओ, ठीक है। कॉल हिम एट वंस, कॉल हिम एट वंस मतलब जल्दी से उसे कॉल करो, ठीक है।
टॉक हिम एट वंस, जल्दी से उससे बात करो, इमीडिएटली उससे बात करो। कॉल डॉक्टर एट वंस, कॉल डॉक्टर एट वंस मतलब जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। फॉलो एंड सब्सक्राइब एट वंस। बाय बाय। एक और बढ़िया सा इडियम है अबाउ बोर्ड। अबाउ बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो एकदम ऑनेस्ट हो अपने काम में, अपनी बातों में, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, है ना, सीधी सीधी बात करता हो, घुमा फिरा के नहीं बात करता हो। सो मैनी पीपल डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अबाउ बोर्ड। ठीक है, ही इज अबाउ बोर्ड। अब ध्यान रखना ये एक इडियम है, इसलिए यहाँ पे अबाउ बोर्ड में अबाउ के पहले एन मत लगाना। ठीक है, डायरेक्टली बोलना ही इज अबाउ बोर्ड, है ना। छोटी छोटी ग्रामेटिकल चीजें बस मैं ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ। मैंने बोला ज्यादा लॉजिक ना ढूंढते हुए सिंपली उसको फॉलो करना शुरू करो, तो वैसे ही चीजें सही हो जाएगी। और हम भाषा में अक्सर ऐसा ही करते हैं, हम कभी भाषा का ऑपरेशन नहीं करते हैं, है ना। सीखे हैं टेक्निकली, ग्रामेटिकली, व्याकरण से, वो अच्छी चीज है। पर नॉर्मली भी अगर कोई चीज पता है कि हाँ इसको ऐसे लगाना है, तो बस उसको ऐसे लगाना है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स और लॉजिक नहीं ढूंढे तो ज्यादा बेटर है, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कितनी बातें बोली, सो आई एम अबाउ बोर्ड, है ना। सो मे बी फ्यू पीपल विल नॉट लाइक बिकॉज आई एम अबाउ बोर्ड, क्योंकि मैं अबाउ बोर्ड हूँ। अबाउ बोर्ड का मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अबाउ बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट होना और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। जैसे शी इज अबाउ बोर्ड इन हर बिजनेस, उसके बिजनेस में वो क्या है, अबाउ बोर्ड है। अबाउ बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, घुमा फिरा के बात नहीं करती, जो बोलना है क्लियर बोलती है, जो करना है क्लियरली करती है। ठीक है, हिचकिचाती नहीं है। शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो जब भी आपको किसी पर्सन की पर्सनालिटी के लिए ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे वर्ड्स यूज करना हो, तो उसको रिप्लेस करके आप बोल सकते हो अबाउ बोर्ड। अच्छा आइडिया में इम्प्रेसिव रहेगा जब आप यूज करोगे। इंटरव्यू में कभी आपसे पूछेंगे, अभी बोलना ही नहीं बोलना है, किसी इंटरव्यूअर से पूछना। इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता हो स्पेसिफिकली और प्रोफेशनली, उससे पूछना यूज कर सकते हैं कि नहीं। बट आई बिलीव किसी इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि आपकी क्वालिटी क्या है, तो आप बोल सकते हो सर आई एम अबाउ बोर्ड। भगा तो नहीं देंगे, वो देख लेना भाई। हो मेरे ऊपर मत आने, तो कल को मेरे को कमेंट या मैसेज करके बोलोगे कि सर आपने बोला था तो हमको वहां से भगा दिया, तो मैं बोलूंगा मैं क्या करूँ, आई एम अबाउ बोर्ड, मेरा तो काम है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। ठीक है, सो इतने कन्वर्सेशन को सुनने के बाद अबाउ बोर्ड, उसका मीनिंग और उसका यूसेज आई होप याद हो गया होगा। इंटरव्यू वाली बात को इधर से डालो, इधर से निकाल दो। ठीक है, पर उस बात को ध्यान रखो जहां मैंने बोला कि किसी प्रोफेशनल से पूछ लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय रहती है और सब बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है वो गलत है। तो पीपल आर नाउअडेज नॉट अबाउ बोर्ड, वो ऑनेस्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते, वो घुमा फिरा के बोलते हैं। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो अगर आपको ऐसे बोलना है कि वो उससे बच के रहती है, या उसने डिसाइड किया कि वो अब उससे दूर रहेगी, है ना। सो किसी चीज से बचना, किसी चीज से दूर रहना, जनरली लॉजिकली थोड़ा सा सेम मीनिंग है, कंटेक्स्ट वाइज भी थोड़ा सा सेम ही है। ठीक है, सो जब आप किसी चीज से बचते हो, इसका मतलब आप उस चीज से दूर रहते हो, है ना। जैसे कोई इंसान स्मोकिंग से दूर रहता है, मतलब वो जनरली स्मोकिंग से बचता है। कोई इंसान स्मोकर्स के पास जाने से बचता है, मतलब वो स्मोकर के पास नहीं जाता है, उनसे दूर रहता है। सो कॉन्सेप्चुअलाइज थोड़ा सा सेम ही है ये चीज। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं abstain from। abstain from, abstain एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसका मतलब होता है बचना। और abstain from जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये एक फ्रेज वर्ब बन जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से बचना, बच के रहना, या किसी चीज को अवॉइड करना। अवॉइड करना किस सेंस में, उससे दूर रहने के ही सेंस में, वो दूसरा वाला अवॉइड करना नहीं। ठीक है, सो अपन एग्जांपल से समझते हैं। शी डिसाइडेड टू abstain फ्रॉम स्मोकिंग, उसने क्या डिसाइड किया कि वो अब स्मोकिंग से दूर रहेगी। मॉन्क abstain फ्रॉम मीट, जो मॉन्क रहते हैं वो abstain फ्रॉम मीट, है ना, मतलब वो मीट से, मांस से दूरी बनाए रखते हैं। जो मॉन्क रहते हैं, जो भिक्षुक रहते हैं, जो साधु रहते हैं, सेंट रहते हैं, किसी के लिए भी आप यूज करके एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, सो abstain फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से दूर रहना, से दूरी बनाए रखना। आप किसी को ऐसा भी बोल सकते हो abstain from drugs else you will ruin your life। ठीक है, आप ड्रग्स से दूरी बनाए रखो, ड्रग्स से परहेज रखो,
ड्रग से डिस्टेंस रखो, अदरवाइज क्या होगा, आपकी लाइफ जो है वो रूइन हो जाएगी। ठीक है, सो अब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है से बचना, से दूरी बनाए रखना। ये एक फ्रेज वर्ब है। ठीक है, एक हर वीडियो में मैं आपको फ्रेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि फ्रेज एक्चुअल में क्या होता है। फ्रेज वर्ब होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ना। सो वो एक्चुअल में क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों उसको ऐसा कहते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो अपन थोड़ा सा अलग से डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में। ठीक है, पर अभी के लिए abstain from है ना, and do not abstain from my videos in my channels because this will help you to get a good knowledge about the specific vocabulary, property of the vocab or words, as well as the meaning, usage and examples of the idiom and phrases. So डू नॉट abstain फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल बन गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आया समझ में कैसे यूज करना है। सो किसी चीज से दूर रहना, नहीं रहना, बचना, नहीं बचना, सही कंटेक्स्ट में सही यूसेज के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। एक और बहुत बढ़िया है, एक्नॉलेज्ड टू बी, इसका मतलब है कंसिडर्ड एज। अगर हिंदी में इसको आपको समझना है तो हम बोल सकते हैं जाना जाता है या माना जाता है। सो पॉपुलर है, कंसिडर्ड एज, या एक्सेप्टेड जनरली बाय एवरीवन। अगर इस रेफरेंस में आपको कभी यूज करना है तो आप बोल सकते हो एक्नॉलेज्ड टू बी। ठीक है, अपन एग्जांपल से समझते हैं। XYZ person was acknowledged to be the best student in his college, है ना, his और हर कॉलेज जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, मतलब वो जो लड़का लड़की था वो अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट जाना जाता था या माना जाता था। ठीक है, I know that doctor and I think that doctor is acknowledged to be the best doctor in town. मैं उन डॉक्टर को जानता हूँ और मेरे हिसाब से वो जो डॉक्टर है वो बेस्ट डॉक्टर है अपने टाउन में, या जाना जाता है अपने टाउन में बेस्ट डॉक्टर के रूप में। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, शी इज एक्नॉलेज टू बी अ ग्रेट लीडर। ठीक है, वो क्या है, ग्रेट लीडर के रूप में जानी जाती है। Our current prime minister acknowledged to be a most powerful PM या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर, वो मोस्ट पावरफुल पीएम या प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सो जब भी आपको बोलना है कंसिडर्ड एज, है ना, ये जनरली कोई एक्सेप्टेड है, या हिंदी रेफरेंस में बोलना है जाने जाते हैं या माने जाते हैं, या जाना जाता है, माना जाता है, जानी जाती है, मानी जाती है, तो फिर आप वहां यूज कर सकते हो acknowledged to be। ठीक है, that currency is acknowledged to be most powerful currency in the world। अब इसी को हल्का सा चेंज करते हैं, that currency is considered as most powerful currency in the world। ठीक है, so इस तरह से आप बना, अभी सेंटेंस पे इतना मत जाना, वो मैं मन से बनाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उसको एकदम से हर जगह से करके जोड़ के सही नहीं करता हूँ। पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो हम सीख रहे हैं वर्ड, फ्रेज, इडियम, जो भी कुछ है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, सो एक्नॉलेज्ड टू बी का मतलब होता है कंसिडर्ड एज, या जाना जाना या माना जाना, किसी भी रूप में आप इसको सेंटेंसेस बना सकते हो, तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको समझना। ठीक है, और यहाँ पर ये एक फ्रेज वर्ब है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्नॉलेज्ड टू बी, कंसिडर्ड एज। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं है। तो आप बस प्रॉपर जगह, प्रॉपर कंटेक्स्ट में इसको यूज करना है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी कर किया, उसका फॉर्म वॉर्म चेंज कर दिया, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, सो जिस तरह के एग्जाम्पल दिए उन तरह के एग्जाम्पल्स में आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। एक और बहुत अच्छा फ्रेज वर्ब है, हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्ट अप। ठीक है, अब एक्ट अप का मतलब होता है शरारत करना, बुरी तरह से बिहेव करना, मिसबिहेव करना, या किसी को दिक्कत देना, किसी को परेशानी देना। ठीक है, इस सब रेफरेंस में आप एक्ट अप का जो फ्रेज वर्ब है वो यूज कर सकते हो। जैसे द किड्स स्टार्टेड एक्ट अप इन द क्लास। ठीक है, बच्चों ने क्या किया, क्लास में शरारत करना शुरू कर दिया, मस्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, माई लैपटॉप इज एक्टिंग अप, कभी कभी होता है ना, लैपटॉप में अचानक से कुछ हो जाता है, अचानक से चीजें चलने लगती है, अचानक से कुछ झिलमिल आ जाता है, अचानक से रीस्टार्ट होने लग जाता है। फोन में कई बार ऐसा होता है कि या तो पानी की बूंद स्क्रीन पे आ जाती है, कुछ होता है। सो अवर फोन स्टार्ट्स एक्टिंग अप।
ठीक है, हमारा फोन क्या करता है, एक्टिंग अप करना शुरू कर देता है, मतलब कुछ दिक्कत देना शुरू कर देता है, मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब फोन और लैपटॉप मिसबिहेव तो करेंगे नहीं, तो वहां हम बोलेंगे कि वो दिक्कत दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी दे रहे हैं, है ना। शी एक्टेड अप, उसने मिसबिहेव किया। इवन शी वॉज गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम हर फैमिली मेंबर, बावजूद इसके कि उसके फैमिली मेंबर से उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, अच्छा बिहेवियर मिल रहा था, स्टिल शी एक्टेड अप। शी एक्टेड अप मतलब शी मिसबिहेव, शी बिहेव बैडली। ठीक है, सो शरारत करना, गलत तरह से बिहेव करना, गलत व्यवहार करना, दिक्कत देना, परेशानी देना, इन सभी जगह में आप यूज कर सकते हो एक्ट अप। ठीक है, ये एक फ्रेज वर्ब है, एक्ट अपने आप में एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसलिए टाइम टू टाइम सेंटेंस के हिसाब से इसके फॉर्म आप चेंज कर सकते हो। पास्ट में यूज करोगे तो ईडी वाला लगाना, किसी में आईएनजी वाला लगाना है तो आईएनजी वाला लगाना। ठीक है, जैसे he was acting up because he wanted attention, he was acting up because he wanted attention, वो एक्टिंग अप कर रहा था, मतलब शरारती बिहेव कर रहा था, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, बैड बिहेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए था। ठीक है, सो जनरली व्हेनेवर यू फील दैट योर चिल्ड्रन इज एक्टिंग अप, सॉरी योर चाइल्ड इज एक्टिंग अप और योर चिल्ड्रन आर एक्टिंग अप, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर हो सकता है उनको अटेंशन की जरूरत हो। तो ये एक चीज भी साइकोलॉजिकली आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड लगा चाइल्ड इज और चिल्ड्रन आर के साथ। ठीक है, सो ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये बड़े से बड़े लोगों के साथ होता है, ये न्यू बिगनर्स के साथ होता है, ये एडवांस लोगों के साथ होता है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, सो डू नॉट फील बैड, शेम, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या फील करते हैं हम, एंजाइटी या क्या फील करते हैं, एम्बरेस, एम्बरेस बोलते हैं ना, एम्बरेस। सो डू नॉट फील एम्बरेसमेंट, दिस हैपेंस विद एवरीवन। ठीक है, सो ये तो मैं स्टार्टिंग के वीडियो से बोलता आ रहा हूं, उन वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। एक बहुत अच्छा एडियम है जिसको आप यूज कर सकते हो, अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन। इसका मतलब होता है अपने मूल स्वभाव के विपरीत, या हर बार हर दिन जो होता है, जो रोजाना होता है, जो सामान्य है, सामान्य से अगर विपरीत कुछ भी है, चाहे वो किसी स्थिति के होने में हो या किसी के व्यवहार में हो, उन सभी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट द ग्रेन। अपन बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे his behavior was against the grain and I was very surprised। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था, अगेंस्ट द ग्रेन था, और इससे मैं बहुत सरप्राइज हुआ। अगेंस्ट द ग्रेन था मतलब उसका बिहेवियर उसके व्यवहार के विपरीत था। जैसे कोई पर्सन बहुत पोलाइटली, हमेशा पोलाइटली बात करता है, हमेशा बहुत शांत रहता है, एक दिन अचानक से उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, कभी कभी होता है ना, जैसे अपन मूवीज की भाषा में बोलते हैं कि सटक जाती है। ठीक है, सो कभी कभी होता है कि किसी की एक टॉलरेंस पावर होती है, उसके बियॉन्ड जब चीजें चली जाती है तो उसकी सटक जाती है, और वहां पे ही स्टार्टेड एक्ट अप। एक्ट अप अपने लास्ट वीडियो में देखा, मतलब अच्छा बिहेव करने वाला इंसान बुरा बिहेव करने लगता है, बुरी तरह से बर्ताव करने लगता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, हम कह सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेन, है ना। व्हेन आई सॉ हिम act up, I felt, what is this happening? His behavior was totally against the grain. अगेंस्ट द ग्रेन मतलब उसके मूल स्वभाव के टोटली विपरीत था। ठीक है, ओपन और भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे द पॉलिसीज लॉन्च्ड बाय द न्यू कंपनी वाज अगेंस्ट द ग्रेन टू एम्प्लॉयज ओपिनियन। लोगों की जो राय थी, लोगों का जो सोचना था कि ऐसा होगा, सामान्य तौर पे ऐसा होगा, उनकी राय के वो पूरा विपरीत ही हुआ, पूरा उल्टा ही हुआ। ठीक है, सो जब भी कोई चीज अगेंस्ट हो रही है, सामान्यतः से जिस तरह से उसको होना चाहिए या होती है, उसके अगेंस्ट, वहां पर आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट द ग्रेन। ठीक है, बहुत अच्छा है, कॉमनली लोग यूज करते नहीं है, पर अगर आप करोगे तो आपकी लैंग्वेज में, आपकी वैल्यू में एक थोड़ा सा, सॉरी, आपकी लैंग्वेज में एक थोड़ी सी वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, और आपकी वैल्यू जो बोलने की है उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आएगा। ठीक है, सो आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट द ग्रेन। आप सिंपली इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो, मैंने सिर्फ एक दो समझाने के लिए दिए। ठीक है, so following and subscribing someone's channel who is doing hard work, Hmm.
कुड इट बी अगेंस्ट द ग्रेन? ठीक है, मतलब जनरली तो ऐसा है ना, ट्रेंड ऐसा है कि भाई अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब फॉलो करते हैं, पर मैंने देखा मेरे स्टैटिस्टिक पे जाके कि बिना फॉलो करने वाले लोग ज्यादा देख रहे हैं, फॉलो करने करने वाले कम देख रहे हैं, मतलब देखने वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। एक और बहुत अच्छा इडियम है ऑल द रेज। ऑल द रेज का मतलब होता है मोस्ट पॉपुलर होना, मोस्ट फेमस होना, ट्रेंडिंग में होना। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि ये वीडियो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, फेमस हो रहा है। ठीक है, सो इसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑल द रेज। जैसे अपन एग्जांपल से देखते हैं, दैट XYZ वेब सीरीज इज ऑल द रेज नाउअडेज। ठीक है, वो XYZ वेब सीरीज इन दोनों क्या है, ऑल द रेज है। ऑल द रेज है मतलब ट्रेंडिंग में है, पॉपुलर में है, इमेंसली पॉपुलर है, सुपर पॉपुलर अगर कोई चीज होती है। ठीक है, जैसे अभी हैं कुछ वेब सीरीज, में अभी नाम नहीं लूंगा, पर कुछ वेब सीरीज अभी हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ठीक है, सो दैट बुक वॉज ऑल द रेज इन इट्स टाइम। ठीक है, उसके समय में वो बुक क्या थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पढ़ी थी, मिलियन और बिलियन ऑफ द कॉपीज वर सोल्ड। ठीक है, सो ऑल द रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा पॉपुलर होना, है ना। और हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, एक मूवी आई थी 90s के बच्चों को पता होगा, जब वो थोड़े बड़े हुए तो बीच में कुछ मतलब वैसे तो काफी साल हो गए, पहले एक मूवी आई थी तो उनकी हेयर स्टाइल है ना, हिज हेयर स्टाइल वाज ऑल द रेज इन दैट डेज, इन दोस डेज। तो उन दिनों क्या हुआ था, उनकी जो हेयर स्टाइल थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उसकी हेयर स्टाइल ऑल द रेज थी उन दिनों में। आप हिंदी सेंटेंस के साथ भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। आप ओवरऑल ये बता रहे हो कि बहुत पॉपुलर थी, तो आप बोलो उनकी हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर थी उन दिनों में, या आप बोलो उनकी हेयर स्टाइल ऑल द रेज थी उन दिनों में, चल जाएगा। हिंदी में अगर आप इस तरह से जोड़ रहे हो, हमको अभी यूज करना सीखना है ऑल द रेज। ऑल द रेज का मतलब होता है बहुत पॉपुलर। ठीक है, उस डॉग की ब्रीड, दैट डॉग्स ब्रीड वाज ऑल द रेज एट द टाइम। एक समय था जब उस डॉग की ब्रीड बहुत फेमस थी, मतलब बहुत लोग उस ब्रीड का डॉग ही लिया करते थे। ठीक है, सो ऑल द रेज का मतलब होता है पॉपुलर होना, फेमस होना, सुपर पॉपुलर होना, इमेंसली पॉपुलर होना। ठीक है, ट्रेंड में होना, इन सभी कंटेक्स्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। हिज रील इज नाउअडेज ऑल द रेज। उसकी रील अभी क्या है, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, सो आप भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सो मे बी वन डे माय चैनल विल आल्सो बी ऑल द रेज। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। एक और बहुत अच्छा इडियम है एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, फिडल का मतलब होता है वो वायलिन रहता है ना, वो सुर मूवी में आपने देखा होगा वो बजाते हैं। ठीक है, सो उसको क्या होता है, बजाने के लिए ना एक स्पेसिफिक इसमें पूरा उसको कस के सेट करना पड़ता है, तब जाके एकदम परफेक्ट बजता है। सो एज फिट एज अ फिडल का मतलब है कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, तो कहीं वहां से उन्होंने उठाया कि वो भी बहुत परफेक्ट होता है तभी वो सही बजता है, परफेक्ट नहीं होगा तो नहीं बजेगा। सो वैसे ही हम भी कुछ भी कर पाएंगे तभी जब हम पूरी तरह से तंदुरुस्त होंगे, एकदम फिट होंगे। ठीक है, अपन एग्जांपल से इसको समझते हैं। आफ्टर हिज ऑपरेशन ही इज एज फिट एज अ फिगर। ठीक है, उसके ऑपरेशन के बाद वो कैसा फिट है, एज फिट एज अ फिगर, वो बिल्कुल फिडल जैसा फिट है, मतलब अब वो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक है, हिज ग्रैंड मदर इज 80 नाउ। उसकी ग्रैंड मदर अब 80 साल की है, स्टिल शी इज फिट एज अ फिगर। ठीक है, फिर भी वो कैसी है, शी इज एज फिट एज अ फिगर, फिर भी वो एकदम ऐसे फिट है, एकदम तंदुरुस्त है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, सो जब भी इस रेफरेंस में आपको यूज करना हो कि आप बहुत तंदुरुस्त हो, एकदम तरोताजा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ के कंसिडरेशन में अगर आपको इसको यूज करना है तो आप कर सकते हो। कोई पूछे है हाउ आर यू, आई एम एज फिट एज अ फिगर। ठीक है, सो मैं बिल्कुल एकदम फिडर जैसा तंदुरुस्त हूँ, मतलब एकदम कसा हुआ हूँ, बढ़िया तंदुरुस्त हूँ, तन मन से एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है, सो जब भी आपको अपनी हेल्थ को लेकर ये डिनोट करना हो, ये बताना हो, ये एक्सप्रेस करना हो कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, और मैं तो बोलता हूँ रोज सुबह उठ के और रोज शाम रात को सोने से पहले बोला करो, आई एम एज फिट एज अ फिगर, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ। ठीक है, तो अच्छा आपके अवचेतन मन को पॉजिटिव अफर्मेशन जाएंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी अपने आप दूर होने लग जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एज फिट एज अ फिगर। ठीक है, जनरली ये बहुत हेल्दी, तंदुरुस्त होना,
एकदम स्वस्थ होना उस रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो बस अब आप सेंटेंसेस बनाओ और यूज करो इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं, वीडियो को 3-4 बार भी देखोगे ना, कोई भी वीडियो उठाओ आप मेरे प्रोफाइल से, आप उसको 3-4 बार देखोगे ना, द वे आई हैव डन द कन्वर्सेशन विथ ऑल ऑफ यू, वो अपने आप नेचुरली याद होने लग जाएंगी चीजें, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत नेचुरल लिए हैं। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि लिखता हूँ या कुछ करता हूँ, जो माइंड में आता है ऑन द रियल टाइम बेस बोलता हूँ, इसीलिए कभी कभी गलतियां भी होती है, मैंने कहा वो होंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो उसको रोल आउट करने में हर इंसान को समय लगता है, ठीक है। सो स्टिल माय कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड बोथ आर एज फिट एज अ फिगर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, subscribe and follow, do not forget. Bye bye, take care. हेलो एवरीवन। सो इडियम और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है? हम बोलते हैं ना इडियम फ्रेजेस सीखे, इडियम फ्रेजेस सीखे, तो क्या इडियम है उसमें और क्या फ्रेज है? ठीक है, बहुत सिंपल सा और छोटा सा डिफरेंस है। फ्रेज मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, बट स्टिल उसमें जो मीनिंग रहता है अपने आप में वो क्लियर रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जैसे एक्ट वंस एक फ्रेज है, ठीक है। अब एक्ट वंस एक फ्रेज है, इसमें दोनों दो चीजें हैं, एक एक्ट का अपना खुद का मीनिंग है, एक वंस का अपना खुद का मीनिंग है, लेकिन दोनों मिलके भी सिमिलर काइंड ऑफ द मीनिंग ही बना रहे हैं। एक्ट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है। सो ये इस तरह से यूज होता है। अभी इसमें एक चीज और है कि इसके साथ ना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये बिना सब्जेक्ट के जनरली यूज होने वाले हैं, ये सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करते अपने आप में, ठीक है। जैसे एक फ्रेज और बताता हूँ सिंपल सा, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग अपने आप में पूरा एक मीनिंग दे रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अलग से नहीं है कि इन द मॉर्निंग का कुछ थर्ड मीनिंग निकलेगा। तो जो वर्ड हम फ्रेज में यूज करते हैं उन्हीं वर्ड को लेकर उनका ही अपना एक मीनिंग, पूरा मीनिंग बनता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेज। इडियम क्या होते हैं? इडियम में जनरली ना कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उनका इंडिविजुअल जो मीनिंग जिस तरह से दिख रहा है वो ना होते हुए कुछ दूसरा ही मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक का अगर ये फ्रेज होती तो क्या मीनिंग होता कि केक का टुकड़ा या किसी चीज का टुकड़ा, ठीक है। लेकिन पीस ऑफ केक का ये एक इडियम है, तो इसका मीनिंग पता है क्या है? पीस ऑफ केक का मतलब है कि कोई चीज बहुत आसान होना। जैसे दैट टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, वो टेस्ट क्या था? इट वाज अ पीस ऑफ केक, है ना। आई होप माई वाइवा विल बी पीस ऑफ केक, ठीक है। सो पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान होना, बहुत इजी होना। अब यहाँ पे पीस ऑफ केक का आसान होने से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो इडियम ये होता है। यही अगर ये फ्रेज होता तो पीस ऑफ केक का कुछ ना कुछ वहां पे सिमिलर मीनिंग जरूर निकलता, ठीक है, कुछ मिलता जुलता लॉजिकल मीनिंग निकलता। इडियम में क्या होता है, कंप्लीटली अलग होता है। जैसे मैंने इन द मॉर्निंग का एग्जांपल दिया, वो एक फ्रेज है, ठीक है। वो सिंपल सा एग्जांपल था एकदम सही चीज बताने के लिए कि फ्रेज होता क्या है। तो बस सिंपल सा डिफरेंस है, फ्रेज में जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका अपना मीनिंग होता है, इंडिविजुअल भी मीनिंग होता है। जब वो कंबाइन करके बनाते हैं तब भी वो उसी सेंस में बात कर रहे होते हैं, ये फ्रेज होता है। ईडीएम में क्या होता है? ईडीएम में ना आपके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग अगर निकालोगे या उसका हिंदी मीनिंग कभी निकालने जाओगे तो कुछ अलग निकलेगा, और उसका एक्चुअल यूसेज वाला मीनिंग कुछ बहुत ही अलग निकलेगा। तो ये फर्क होता है ईडीएम और फ्रेजेस में, ठीक है। तो हर चीज ईडीएम नहीं होता, हर चीज फ्रेज नहीं होता, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्ट वंस फ्रेज है और पीस ऑफ केक ईडीएम है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, बाय बाय। सो ये थोड़ा सा नया है, अ लूज कैनन, ठीक है। अ लूज कैनन मतलब होता है कुछ भी ऐसा करना जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो या किसी के लिए आप खतरा पैदा करने वाली चीजें कर रहे हो, उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो लूज कैनन, ठीक है। जैसे इंदौर स्वच्छता में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे देखो, अगर एक बत्ती लाल है एक बत्ती हरी है, ठीक है। सो लाल बत्ती वाले क्या करेंगे? जैसे देखेंगे हरी बत्ती में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, वो निकल जाएंगे, और ये हर चौराहे पे हमेशा हो रहा है। सो आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल इंदौरीज कि रेड सिग्नल क्रॉस मत करो, अनऑथोराइज भी इस तरह से क्रॉस मत करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ऐसे में आप खुद की भी जान रिस्क में डाल रहे हो और आप सामने वाले की भी जान रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है। सो जनरली द पीपल हु डू लाइक दिस, उनके लिए हम एक यहाँ पर चीज बोल सकते हैं, दे ड्राइव लाइक अ लूज कैनन, दे रियली डू नॉट केयर अबाउट द सिग्नल्स, ठीक है। सो दे रियली ड्राइव और दे ड्राइव लाइक अ लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब होता है बहुत केयरलेस तरह से, सामने वाले की परवाह न करते किसी को खतरे में डालते हुए कोई चीज करना, ठीक है।
So people actually drive like a cannon and they really do not care about the signals, और ये बहुत डेंजरस है और निकालेंगे भी इतनी फास्ट ना कि सच में बहुत सारे एक्सीडेंट्स सिग्नल पे चौराहे पे होते ही होते हैं। मैंने तो बहुत अपनी आंखों के सामने भी देखे हैं। सो ऑनेस्टली दैट शुड नॉट हैपन। और बस वालों से भी रिक्वेस्ट के, सिटी बस वाले वो तो रुकते ही नहीं है, वो तो लाल सिग्नल देख के ही निकलना है उनको तो, क्योंकि पता नहीं क्या रहता है तो भगवान ही जाने। बट दैट एक्चुअली शुड नॉट हैपन। सो प्लीज डू नॉट ड्राइव लाइक अ लूज कैनन। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, प्लीज टेक केयर ऑफ द अदर्स फैमिली, because actually not the good idea. We all are number one in the cleanness, but we can also be prove ourselves on the being good at the traffic signal. Okay, so I hope you will share this video as a message to every Indoris, and I request everyone to follow the or abide by the traffic rules. ठीक है? So thank you so much. Overall conversation में जो था लूज कैनन वो हमको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली बना कहाँ से पता है? कैनन का मतलब होता है तोप। तो पहले जब लड़ाकू जहाज हुआ करते थे ना, उनपे तोप बांधा करती थी। तो अगर वो तोप गलती से लूज बंधी है तो वो तो तोप लड़ाई के दौरान खुल के जहाज को ही नुकसान पहुंचा सकती थी और वहां के सोल्जर्स को ही घायल कर सकती थी। तो वहां से एक्चुअली ये चीज निकल के आई है अ लूज कैनन। अ लूज कैनन मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो ना जो दूसरों को खतरे में डाल सके, तो वहां से वो एक कंपैरिजन बन गया है। सो प्लीज डू नॉट ड्राइव लाइक अ लूज कैनन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो जनरली कभी ऐसा होता होगा कि आपने 3-3 4-4 लाइक लगा के रखे हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या 3-3 4-4 लाइक लगा के रखे हैं, दिवाली बन रही है क्या, है ना? सो अगर हमको बोलना है कि 4 लाइक लगे हुए हैं, या आपको सिंपली बोलना है कि वहां 4 लाइक लगे हुए हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? जनरली क्या होता है, हम ना इस तरह के सेंटेंसेस में स्पेसिफिक वर्ड पे जाके अटक जाते हैं कि वो वर्ड कैसे बनेगा। ठीक है? सो इसके लिए मैं आपको 3-4 मतलब वर्ड्स बताता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वो आप जनरली यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो 4 लाइक्स आर फिक्स्ड, ठीक है? या 4 लाइक्स आर फिटेड, या फिर 4 लाइक्स आर इंस्टॉल्ड। ठीक है? 4 लाइक्स फिटेड, 4 लाइक्स इंस्टॉल्ड, या फिर 4 लाइक्स फिक्स्ड। तो फिक्स्ड, इंस्टॉल्ड और फिटेड, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। डिपेंड ऑन द योर नेचर ऑफ द सेंटेंस, वर्ब के फॉर्म में जरूर चेंज होगा। ठीक है? लेकिन मैं वर्ड बता रहा हूँ। इंस्टॉल यूज कर सकते हो, फिट यूज कर सकते हो, फिक्स यूज कर सकते हो, लाइक लगना, पंखा लगना। ठीक है? इस तरह की चीजों को, जैसे मैंने यहाँ पे ये नॉइस कैंसलेशन लगा के रखा है। सो आई हैव फिटेड इट हियर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आई हैव इंस्टॉल्ड इट हियर भी बोल सकता हूँ, एंड आई हैव फिक्स्ड इट हियर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ फिक्स किया है, प्रॉपर्ली से स्क्रू वगैरह से उसको टोटल इंस्टॉल नहीं किया है। तो डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट आपका कैसा है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? ठीक है? सॉरी। सो ऐसी छोटी-छोटी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो डेली कन्वर्सेशंस हैं वो हमारे बहुत क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, एडवांस तो बहुत कुछ आ गया, सीख भी लिया, याद भी हो गया, याद भी रह गया, छोटा सा सेंटेंस आया तो वो करीबन ऐसा हो जाता है कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। देखो, हमने कई वीडियो में ये बात की है कि हिंदी में जिस तरह से चीज़ों को बोला जाता है, इंग्लिश में बिल्कुल उसी तरह से बोला जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में चीज़ें बहुत अलग हो सकती है, ठीक है? जिस तरह से हम हिंदी में सेंटेंसेस बनाते हैं, सेम टू सेम जाके इंग्लिश में बनेंगे, ट्रांसलेशन ही होगा, ऐसा हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है। येस, ट्रांसलेशन हेल्प्स अ लॉट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रांसलेशन ही होंगे, ठीक है? सो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई, ठीक है? सेंसिबल मीनिंग क्या है इसका? सेंसिबल मीनिंग ये है कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया लेकिन छोटी-सी चीज़ कहीं न कहीं रह गई, है ना? कई बार ऐसा होता है, अभी खैर मेरे माइंड में फिलहाल ऐसा एग्जांपल नहीं आ रहा कि मैं आपको रियल लाइफ से कोई ऐसा एग्जांपल दूँ, बट जनरली आप सब ये चीज़ समझते हो। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज करके बता सकते हो कोई ऐसा रियल एग्जांपल जहाँ पे आपको ये बात याद आई होगी कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई, ठीक है? जैसे कभी-कभी होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होना है तो सारे सब्जेक्ट का हो गया, एक आध सब्जेक्ट का रह गया, उसकी वजह से अभी कंप्लीट परसेंटेज नहीं पता है। सो दिस मे हैपन, और भी बहुत सारी चीजें, व्हाट आर कमिंग इन माय माइंड आई एम जस्ट डिलीवरिंग टू यू।
सो इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं द लॉयंस शेयर इज डन। द लॉयंस शेयर इज डन। लॉयंस शेयर इज डन मतलब शेर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है, तो प्रे का जो बहुत सारा हिस्सा है वो शेर ले लेता है और बाकी जो चीजें हैं वो बच जाती है, क्योंकि वो राजा है ना, तो वहां से कहीं से उन्होंने जोड़ के इसको उठाया होगा। ठीक है। हम जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, मतलब बड़ा सा हिस्सा तो निकल गया हाथी और पूंछ कहीं ना कहीं जाके अटक गई। ठीक है, तो करीबन करीबन मीनिंग वही है, पर यहाँ हम हाथी बोल रहे हैं, वहां वो शेर बोलते हैं, तो कभी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इतना वेरिएशन होगा, पर उसका जो लॉजिकल और सेंसेबल मीनिंग है वो सेम ही है। द लॉयंस शेयर इज डन। द लॉयंस शेयर इज डन मतलब चीजों का काम का बड़ा हिस्सा हो गया, छोटा सा हिस्सा बाकी है। ठीक है। सो जैसे इसको आप कहीं और भी यूज कर सकते हो, जैसे द लॉयंस शेयर इज गोइंग टू एजुकेशन। द लॉयंस शेयर इज गोइंग टू एजुकेशन, इसका मतलब कि बड़ा हिस्सा जो है वो एजुकेशन को जा रहा है, किस चीज का? बजट का। सो द लॉयंस शेयर ऑफ बजट इज गोइंग टू एजुकेशन। आप इसको इस तरह से बना सकते हो कि बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है? एजुकेशन को जा रहा है। ठीक है। और हम ऐसा भी बना सकते हैं जो अभी हमने बोला कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। ठीक है। द लॉयंस शेयर इज डन। लॉयंस शेयर इज डन मतलब लॉयन का शेयर हो गया है, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा शायद कुछ अटक गया हो। तो इस तरह से पूरा एक एग्जैक्टली एक टू जेड सेम टू सेम वैसा नहीं है, पर कंपैरिजन के हिसाब से हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं इस जगह। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर। पता है, जब किसी काम का बड़ा हिस्सा हो जाए, छोटा सा रह जाए, उसको भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए बोलते हैं ओवर द हम्प। ओवर द हम्प का मतलब होता है, हम्प का अगर आप इंडिविजुअल मीनिंग देखोगे तो हम्प मतलब होता है कुबड़ या थोड़ा सा ऊंचाई वाली कोई हिस्सा आप बोलते हैं, जनरली कुबड़ को हम्प बोलते हैं। ठीक है। सो ओवर द हम्प मतलब जैसे होता है ना, कोई चीजें पीक पे लादना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मेरा खुद का परसेप्शन है कि शायद कहीं वहीं से इन्होंने ये चीज ली होगी, ओवर द हम्प। ठीक है, तो पीठ पे कोई चीज चढ़ाना लादना मुश्किल होता है, एक बार पीठ पे कोई चीज चढ़ा लेते हैं तो फिर ले जाना इतना मुश्किल शायद ना हो, है ना। कोई चीज पीठ पे टांगना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे आपने सीमेंट की बोरी वगैरह को पीठ पे लेते हुए देखा होगा, तो थोड़ा सा दैट पैक इज एक्चुअली टफ एंड डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग मसल सब कुछ बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार वो फिक्स तरह से चढ़ गया तो फिर चलने वाले को प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोई चीज अगर आपने अच्छे से टांग ली है, अपने कंधे पे या बैक पे ले ली है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो शायद तक ओवर द हम्प वहां से आया होगा। दिस इज माय परसेप्शन। ठीक है। अब फिलहाल तो हम बस इतना देखते हैं कि ओवर द हम्प का मतलब होता है कि बड़ा पार्ट हो जाना, छोटा बचना। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। वी आर ओवर द हम्प नाउ। नाउ ओनली स्मॉल पार्ट इज लेफ्ट। अभी क्या है, हम ओवर द हम्प आ गए हैं, अब केवल छोटा सा हिस्सा बचा है। ठीक है। इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आप कर सकते हो कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई, किस कंडीशन में? जहां पे आपका लार्जली वर्क हो गया है और अब छोटा सा पार्ट बचा है, तो वहां बोल सकते हो चलो यार हाथी तो निकल गया, बस अब पूंछ रह गई है, तो ये काम भी खत्म कर देंगे। ठीक है। वी आर ओवर द हम्प नाउ। नाउ ओनली स्मॉल पार्ट इज लेफ्ट। ठीक है। तो बड़ा काम तो हमने पूरा कर लिया है, अब छोटा सा काम बाकी है। तो इस तरह से ओवर द हम्प आप यूज कर सकते हो। मैंने करीबन ओवर द हम्प 5-6 बार यूज कर लिया होगा, तो अब तक याद हो गया होगा। ठीक है। तो ओवर द हम्प सिंपली कहाँ यूज करना? जहां बड़ा काम हो जाए, छोटा काम बच जाए, बस वहां आप सिंपली इसको लगा दो। सिंपल। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर। एक और बहुत अच्छा है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब अगर आप शाब्दिक अर्थ में जाओगे तो बंदूक की गोली रहती है ना, उसको चबाना। अभी इसका कोई ऐसा सेंस नहीं बनता है, पर थिंक हाउ हार्ड इट वुड बी। ठीक है। सो बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी ऐसे सिचुएशन या कंडीशन को फेस करना करेज के साथ जो बहुत डिफिकल्ट हो, या कोई ऐसा डिसीजन लेना जो बहुत डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है। जैसे I did not want to talk in front of the people, but I had to bite the bullet। मतलब मुझे उन लोगों से बात करना नहीं थी, उन लोगों के सामने बात करना नहीं थी, पर मुझे एक टफ डिसीजन करेज के साथ लेना पड़ा, मुझे अपना मुंह खोलना पड़ा। आई हैड टू बाइट द बुलेट मतलब मुझे उन लोगों से बात करना पड़ी। ठीक है। सो वो एक करेज वाला काम था, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बट हैड डन। ठीक है। सो बाइट द बुलेट। ऐसे ही एक एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि the decision of going through the surgery was bite the bullet। ठीक है।
was like the bullet, है ना? मतलब सर्जरी करने का डिसीजन, इच्छा तो नहीं थी, डर भी लग रहा था, बहुत सारे चीजें थी, कॉम्प्लिकेशन था, सब था, बट स्टिल करेज करके वो डिसीजन लिया या उस सिचुएशन को फेस किया। मतलब आई हैड टू बाइट द बुलेट, आई हैड टू बाइट द बुलेट मतलब मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा, मुझे करेज करके उस सिचुएशन को फेस करना पड़ा। सो बाइट द बुलेट आप वहां यूज कर सकते हो जहां पर भी आप टफ सिचुएशन में कोई डिसीजन ले रहे हो, लेना चाहते हो, नहीं चाहते हुए भी अगर आपको लेना पड़ रहा है और आपने लिया है, तो वहां पे आप बोल सकते हो आई हैड बाइट द बुलेट। ठीक है, आई हैड बाइट द बुलेट मतलब मैंने वो टफ डिसीजन लिया करेज के साथ, या उस सिचुएशन को मैंने करेज के साथ फेस किया। सो करेज के साथ डिसीजन लेना, टफ सिचुएशन में करेज के साथ टफ सिचुएशन को फेस करना, दोनों ही रेफरेंस में आप यूज कर सकते हो बाइट द बुलेट। अब आप सेंटेंस बना के देखिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए, एंड देन वी कैन लर्न टुगेदर। So thank you so much and have a great time. Subscribe and follow. Bye bye. Take care. हेलो एवरीवन। सो आई बेसिकली नो कि बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम सभी लोगों को टेंसेस आते होंगे। जिनको टेंसेस नहीं भी आते होंगे उनको बेसिक बेसिक इंग्लिश तो बोलते आती ही होगी। फिर भी अब जो सीरीज है ये मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये उन लोगों के लिए है हु वांट टू लर्न द टेंसेस, और जिनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पहले से आते हैं तो थोड़ा रिविजन हो जाएगा, हो सकता है कुछ नई चीजें पता चल जाए। ठीक है, सो उस एस्पेक्ट से बस मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ, और ऐसे सर्टेनली काफी सारे ऐसे न्यू लर्नर्स होंगे, बिगिनर्स होंगे जिनको टेंसेस सीखना होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिनको टेंसेस सीखना होंगे। सो उस केस में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सो वैसे भी आप स्क्रॉल कर ही रहे हो, रील चला ही रहे हो, तो एक रील ही आई है तो आप बिंदास देख लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे अभी एक इस वीडियो में थोड़ा सा इनिशियली बात ज्यादा हो गई, तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं सारे टेंसेस का एक बार वीडियो बनाता हूँ। देखो, टेंसेस बेसिकली तीन टाइप के टाइम जोन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, एजुकेशन बेस पे एजुकेशन में जिन लोगों ने भी ये चीजें बनाई होगी उसको बताने या सिखाने के पर्पज से उन्होंने इन तीन टाइम को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सो दैट दे कैन क्लासिफाई द थिंग्स। ठीक है, कैसे किया? सिंपल में किया, उसके बाद कॉन्टिन्यूस में किया, फिर परफेक्ट में किया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया। सो 3 गुणित 4 ये टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। ऑल्दो अभी हम जिनकी बात करेंगे वो हम एक्टिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं, या मैंने उसको एक्टिव टेंस नाम दिया है, वैसे टेक्निकली ऐसा कुछ होता नहीं है पर मैंने एक्टिव टेंस नाम दिया है कि हम एक्टिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, एक्टिव टेंस की बात करेंगे, जिसका मतलब है कि जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच तरह से जो होती है जिसको बोल सकते हैं, हम उस थोड़ा सा उस रेफरेंस में हल्का सा एग्जांपल्स लेंगे, या फिर हम सिंपली ये देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है और सब्जेक्ट काम करता हो। एक वीडियो में बनाऊंगा एक्टिव वर्सेस पैसिव पे, या एक्टिव एंड पैसिव पे, उसमें फिर अपन एक्टिव पैसिव के और भी एस्पेक्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, पर अभी सिर्फ ऐसा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपन जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे वो एक्टिव एक्टिव के ही बनाएंगे। ठीक है, अभी पैसिव के नहीं बनाएंगे। सो टोटल 12 टेंसेस हम कवर करेंगे। ठीक है, सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द फर्स्ट टेंस विच इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस वीडियो में मैं पूरा इतने 3 मिनट में कवर कर पाता नहीं कर पाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बोर किया आपको। नेक्स्ट वीडियो देखो विच विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, और पुराने वीडियोस जाके देखो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वोकैब के ऊपर, इडियम फ्रेजेस के ऊपर, बहुत हेल्पफुल है, आगे भी बनाता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय। सो अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या बोलता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलता है कि मेरी अपनी कुछ एक रिक्वेस्ट है वो आप मानो, मेरी अपनी कुछ टर्म्स कंडीशंस है वो आप मानो, मेरी अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो आप यूज करो, मेरा अपना फॉर्मेट है वो आप यूज करो, और इतनी चीजों को मिला के अगर आप सेंटेंस बनाओगे जिसमें आपको रिक्वायरमेंट मेरी है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस बनाने की है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। पर बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूसेज क्या है, कहाँ यूज होता है? तो देखो, जनरली अगर आपको किसी का भी शेड्यूल बताना है, ठीक है, किसी की भी हैबिट बतानी है, किसी का रूटीन बताना है, इन एस्पेक्ट में अगर आपको यूज करना है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हो। इनसे बाहर
बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि किसी एस्पेक्ट के लिए हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, हम कुछ नाम देके बता सकते हैं, पर आप मैक्सिमम देखो इन 3 बड़ी-बड़ी कैटेगरीज में ये आ ही जाएगा। आप कुछ भी देख लो, अभी अपन हिंदी में जैसे सिंपल देखते हैं कि मैं जाता हूँ, है ना? एक रूटीन हो सकता है, एक शेड्यूल हो सकता है, ठीक है? मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ, है ना? उसके बाद मैं रोज योगा करता हूँ, एक हैबिट हो सकती है, एक रूटीन हो सकता है, एक शेड्यूल हो सकता है, ठीक है? तो देखो इसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट या मैसेज करिएगा, फिर मैं वो भी बनाऊंगा, ठीक है? अभी अपन शॉर्ट में देखते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है तातीते। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन बोलता है कि अगर आप हिंदी भाषा से सीख रहे हो इंग्लिश को, तो अगर आपको हिंदी भाषा में कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता है जो किसी की हैबिट, रूटीन या शेड्यूल बताता हो, प्लस अगर उसका एंड होता हो तातीते से, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? सिंपल सा फॉर्मेट है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अगर जरूरत हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो दो फॉर्मेट चलते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लेके फिर नॉट लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के फिर सब्जेक्ट लगा के फिर आगे उसके आगे जो भी आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट अदर, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है। मुझे पता है बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर शायद वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जिनको ऑलरेडी पता है, या जिनको छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने हैं, जिनको बस एक बार रिफ्रेश करना है कि क्या होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है ना? क्विकली रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, या क्विकली आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर मिल जाएगा, है ना? ऑल्दो इसमें पूरा नहीं होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अपन कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और क्या होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और हमने क्या देखा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मेट देख लिया, तीनों चारों फॉर्म में, है ना? अफर्मेटिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन चारों फॉर्मेट में देख लिया। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वियर्ड सा एक रूल आता है, एक बिजार सा रूल आता है। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर आपका, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो वीडियो जाकर जरूर देखना। अगर आपका सब्जेक्ट आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में थर्ड पर्सन है और अगर वो सिंगुलर है, क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करना है। ये इसका अजीब सा रूल है। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि भाई अगर वो आपका काम कर रहे हैं तो कुछ शर्त लगाएंगे नहीं सी, या कुछ कंडीशन देंगे आपको कि ऐसा होगा तो भाई तुम्हारा काम होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलता है कि तुम मेरे सेंटेंस में, मेरे स्ट्रक्चर में मेरी हेल्पिंग वर्ब यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो, पर मेरी एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? भले उसके कोई हाथ पैर नहीं है उस कंडीशन के, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कंडीशन है। ठीक है, आप चेक करना, कभी सर्च करना, स्टडी करना, यू विल फाउंड देयर इज नो स्पेसिफिक लॉजिक गिवन बिहाइंड दिस, लेकिन फिर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये जिद है। अगर आप मेरे स्ट्रक्चर के अंदर रूटीन, शेड्यूल और हैबिट को डिफाइन करने के लिए जो आपको जरूरी है बनाना, वो सेंटेंस आप बनाते हो, और अगर आप उसका उसमें अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, तो आपको क्रिया के साथ एस या ईएस लगाना ही पड़ेगा। तो मैं मानूंगा या मैं लोगों को ये बता के रखूंगा कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं आई गो एंड ही गोज। ठीक है, या दे, कौन सी क्रिया ले, दे रन एंड शी रन्स। ठीक है, द रीजन वो बोलता है कि अगर मेरे थ्रू सेंटेंस बना रहे हो, मेरे अंडर सेंटेंस बना रहे हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस बना रहे हो, और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए प्लस सिंगुलर भी होना चाहिए, तो फिर आपको एस या ईएस वर्ब के साथ लगाना ही पड़ेगा। तो ही मैं डिक्लेयर करूंगा और साइन करके दूंगा कि भाई तुम्हारा ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस। अदरवाइज सब दूर आप कहीं भी चेक करो, गूगल पे जाओ, चेक जीपीटी पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको देखना नीचे इनकरेक्ट की लाइन दिखाएगा या बताएगा कि ये इनकरेक्ट है ना? सो ऐसा उसने जिद मान के रखी है, और उसने सबको ऐसा सिखा के रखा है, किताबों को भी और सबको,
ठीक है, कहानी जैसा है थोड़ा सा, तो समझ लो। एक्चुअल में तो वो कहाँ आएगा सिखाने, पर एक बात है बस समझने के लिए, ठीक है। सो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। टाटा बाय बाय। अब देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या बोलता है? पास्ट सिंपल टेंस बोलता है कि मेरी भी एक हेल्पिंग वर्ब है, मेरा भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेरी भी कुछ कुछ चीजें हैं, है ना, जो वैसे होता है ना कि यार उसने कुछ नियम बनाया तो मैं भी कुछ अलग सा बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पास्ट सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो भी चीज आया, गया, हुआ, लिया, दिया, किया, इस तरह से खत्म हो रही है। ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि ऐसे ही पहचानना है, पर एक बेसिक समझने के लिए है। उन सारे सेंटेंस को अगर आप हिंदी से देख के इंग्लिश में करना चाहो तो आप उसको पास्ट सिंपल टेंस पे बना सकते हो। पर बेसिक यूसेज क्या है? बेसिक यूसेज में ऐसा बोलते हैं कि जब भी आपकी जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन, जो भी वर्ब आपकी रिसेंटली कंप्लीट हुई है या रिसेंटली पूरी हुई है, उनको जनरली आप डाल सकते हो पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। दूसरा, इसकी हेल्पिंग वर्ब में एक चीज बहुत अच्छी है कि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। अब इसका ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर बोलता है कि सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर लगाना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो, अगर आप बना रहे हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर इसने भी कुछ नया रूल सेट कर दिया। इसने बोला कि अगर आप अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव नॉर्मल सेंटेंस बनाते हो तब तो आप बिल्कुल आप वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करो, पर अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो। मेरे अंदर सेंटेंस बनाना है तो ये करना पड़ेगा, पर उसके पीछे उसने वेरी एक लॉजिक दिया। उसने बोला कि डू की ही सेकंड फॉर्म डिड है, जो फिलहाल आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो। आप ऑलरेडी सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, तो आप बार बार सेकंड फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो? तो आप एक काम करो, जहां पे डू की जगह डिड यूज करोगे जो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, आप हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो आप एक काम करो, बाकी जितनी क्रियाएं हैं उनको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और जब हम हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं डिड सेंटेंस के अंदर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने में, तब हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जिनको याद रखने में भी दिक्कत होती है, इस वीडियो को देख के एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टोटल 12 टेंसेस जो हैं, एक्टिव टेंसेस जिनको मैं बोलता हूँ, टोटल 12 एक्टिव टेंसेस में या उन सेंटेंसेस में केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में ही लगता है। मतलब पास्ट सिंपल टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। बाकी आप लिख के देखो, छाट के देखो, ढूंढ के देखो, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, केवल पास्ट सिंपल टेंस ही ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाना है, मैंने बताया कि जहां पर भी सेंटेंस आया, गया, हुआ, लिया, दिया, किया से अगर हिंदी में खत्म हो रहा है, ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह से आप पहचान सकते हो। दूसरा पहचान सकते हो, जो भी क्रिया रिसेंटली पूरी हुई है, जो भी एक्शन रिसेंटली हुई है, उनको आप पास्ट सिंपल टेंस में डाल सकते हो। जैसे मैं अभी आया, आई जस्ट कैम, ठीक है। आई कैम, मैं आया, है ना। वो दौड़ा, ही रैन, ठीक है, रन रन रन, है ना। तो इस तरह से जहां पर भी आपको कोई सेंटेंस बनाना है, मैंने देखा, आई सॉ, ठीक है। अभी मैं सिंपल सिंपल ले रहा हूं क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, पर बताने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला है मैंने देखा, तो मैं बोलूंगा आई सॉ। अगर ऐसे नॉर्मली कोई देखा है, टीवी वगैरह में कुछ देखा है, तो मैं बोलूंगा आई वॉच्ड, मैंने देखी या मैंने देखा, ठीक है। सो ये नॉर्मल हो गया, जैसे आई सॉ मैंने बोला। अब मुझे यूज करना है डिड के साथ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस बोलता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो। अगर आप अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव बनाओगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करो। अब हमने क्या किया, हमने आई सॉ का नेगेटिव बनाया, तो मैं आई डिड सॉ नहीं बोलूंगा, सॉरी आई डिड नॉट सॉ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई डिड नॉट सी। फॉर्मेट क्या बोलता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब का जो भी फॉर्म आएगा उस टेंस में वो यहाँ पे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर।
आप अगर पूरे 12 टेंसेस के वीडियोस देखोगे या कभी सीखोगे या कभी एक साथ देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सबके फॉर्मेट लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, और मैं तो बोलता हूँ सबके फॉर्मेट सेम ही हैं। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं पता है? चेंजेस आते हैं हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब के फॉर्म में, और बहुत सारी जगह आपको वर्ब के फॉर्म भी सेम मिलेंगे। तो फिर क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पे स्पेसिफिकली एक छोटा सा अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कभी आने वाले 2-4 दिनों में, ठीक है? कुछ वीडियोस अगर ऐसा हो ना कि मैं बोलूं मैं बनाऊंगा और भूल जाऊं, तो कभी एक बार मैसेज करके या कमेंट करके रिमाइंड करवा दिया करो। क्योंकि मैं बहुत नेचुरली वीडियो बनाता हूँ, तो कभी कभी होता है मैं भूल जाता हूँ। वैसे मुझे रहता है याद, क्योंकि लिंक चलती रहती है, तो पर मे बी आई कैन फॉरगेट। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। क्या मैंने देखा? डिड आई सी। क्या मैंने नहीं देखा? डिड आई नॉट सी या डिडंट आई सी। तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं? डिड यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस से डिड यूज नहीं करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल थंब रूल है, ठीक है? ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब आते हैं अपन फ्यूचर सिंपल टेंस पे, ठीक है? फ्यूचर सिंपल टेंस क्या बोलता है? फ्यूचर सिंपल टेंस तो सच में भी बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूब सा है, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा रूल रेगुलेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, समझदार है, ठीक है? घर का जैसे बड़ा बच्चा रहता है ना, वैसे बिल्कुल एकदम समझदार है, ठीक है? तो प्रेजेंट से सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस ये बोलता है कि मेरे भी अपने कुछ फॉर्मेट तो हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है, पर कोई अजीब सा रूल नहीं है, आप एकदम सिंपल इसको यूज करो। क्या बोलता है? मेरी हेल्पिंग वर्ब है विल। पहले यूज हुआ करती थी विल और शेल, अब ऐसा बोलते हैं कि शेल आउटडेट हो गया है। पहले ऐसा था कि आई और वी के साथ शेल लगता था, इसका भी एक थोड़ा अलग नियम पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब थोड़ा समझदार हो गया है, बड़ा हो गया ना, अब इतना टाइम हो गया तो अब समझदार हो गया, तो इसने कुछ एक्स्ट्रा नियम हटा दिए। बोला कि अब आप आई के साथ भी वी लगाओ, सॉरी विल लगाओ, वी के साथ भी आप विल लगाओ, ठीक है? पहले ऐसा था कि आई और वी के साथ शेल लगाते थे, नहीं लगाते तो टीचर मारती थी, पर अब नहीं ऐसा होता, आप तो बिंदास यूज कर सकते हैं, ठीक है? पर स्टिल लिटरेचर में, पोएटिक में, कभी कभी शायद तक लीगल फॉर्मेट्स में भी, जहां पे रिटन कम्युनिकेशन बहुत ऑथेंटिक है, ज्यादा है, जरूरी है, वहां भी शेल का यूज होता है आई और वी के साथ, बाकी जगह विल का यूज होता है। पर स्पोकन में अब थोड़ा सा आ गया है कि हम स्पोकन में आई भी विल बोलते हैं और वी भी विल बोलते हैं। तो अभी इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं इतना बताता हूँ अभी स्पोकन के दृष्टिकोण से या नॉर्मली, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब फिलहाल एक ही है, विल है, पर टेक्निकली इसकी दो हैं, शेल है और विल है, ठीक है? अब फॉर्मेट इसका सेम टू सेम है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। फॉर्म सबके थोड़ा याद रखना, और हेल्पिंग वर्ब क्या है याद रखना। बाकी टेंसेस में सेंटेंस बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 1 घंटा अगर ध्यान से समझ लोगे ना कि टेंसेस क्या है, तो टेंसेस 1 घंटे में आ जाएंगे। एक्टिव टेंस 12 टेंस 1 घंटे में आराम से आ जाएंगे, ठीक है? तो मतलब बोलना कैसे है वो समझ में एकदम आने लग जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है? तो नेगेटिव बनाना है तो सेम फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉक लगा देना। इंट्रोगेटिव बनाना है, सेम फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, सेम 2 फॉर्मेट यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉक लगा के फिर आप सॉरी सब्जेक्ट लगाओ, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाओ फिर नॉक लगाओ, दोनों चल जाता है, ठीक है? अब देखो यूज कैसे करना है। एक कोई सिंपल सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है? आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा? विल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा? कई बार विल नॉट आई गो भी बोलते हैं। वो कुछ कुछ कंटेक्स्ट में रहता है कि सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो हर जगह दोनों फॉर्मेट यूज नहीं होते। कुछ को कुछ गलत बताएगा, कुछ को कुछ सही बताएगा, बट आई सिंपली बिलीव, आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बाय बाय। 3 मिनट का टाइम पूरा हो गया था ना, हो रहा था, मतलब कुछ सेकंड बाकी थे, इसलिए मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सो देखो, अम, दोनों ही फॉर्मेट सही हैं, बेसिकली गलत नहीं है। मैंने बोला कुछ कोई कुछ गलत बताएगा, कोई कुछ गलत बताएगा, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन कन्वेंशंस, सबकी अपनी अपनी कुछ छोटी छोटी मान्यताएं हैं। और दूसरा ये भी चीजें हैं कि जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉक लगा के फिर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, ये पहले यूज हुआ करता था, या अब ऐसा बोलते हैं कि ये ओल्ड फैशन हो गया है, अब यूज नहीं होता। अब सिर्फ पोएटिक वे में या फिर लिटरेचर वे में, रिटन में कहीं करना है तो यूज करते हैं।
बोलने में जनरली यूज नहीं करते। किस किस फॉर्मेट को यूज नहीं करते? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉक लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाने वाला जो फॉर्मेट है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर, ये वाला जो सिंटेक्स है फॉर्मेट है, इसको अब यूज नहीं करते। जनरली क्या करते हैं अभी आजकल जो अब ऐसा बोल सकते हैं ट्रेंड जो चला है वो ये चला है कि आपको अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो फिर आपको सब हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर नॉक लगाओ, फिर वर्ब का फॉर्म लगाओ। तो फिलहाल ये जो वीडियो अपेंड हुआ है ये फ्यूचर सिंपल टेंस के वाला जो हम अभी पार्ट ले रहे थे वहां से अपेंड हुआ है। सो फ्यूचर सिंपल टेंस में अगर आपको बोलना है तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि विल आई नॉट गो, बजाय बोलने के विल नॉट आई गो। विल नॉट आई गो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, इसकी जगह लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं वॉन्ट आई गो। ठीक है, सो ये थोड़ा सा प्रचलन में आ गया है। तो मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि टाइम टू टाइम धीरे धीरे जब चीजें होती है तो हर चीज में परिवर्तन होता है, तो भाषा में क्यों नहीं होगा? भाषा में भी टाइम के साथ बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी चीजें आउटडेटेड हो गई। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में विल और शेल का बताया, अब नहीं यूज करते। पहले तो मार्क्स कट जाते थे अगर एग्जाम में आई के साथ विल यूज कर दिया तो नहीं 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 नहीं, आई के साथ तो शेल ही यूज होगा, वी के साथ तो शेल ही यूज होगा। वो जबरदस्ती सी हो गई थी, अब बदल गई चीजें। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ना, शुरू शुरू में रेस्ट्रिक्शन होते हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस होने लग जाते हैं। गाड़ियों का अगर आपको पता होगा तो ऐसा हुआ करता था कि दिन में अगर लाइट चालू है तो भी पुलिस वाला रोक के चालान बना लेता था, और अब देखो अब सब गाड़ियों में रूल हो गया है कि दिन में भी लाइट चालू होगा, 24 घंटे लाइट चालू ही रहेगा। क्योंकि फॉग वगैरह में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे, बारिश में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे, क्योंकि लोग लाइट चालू करना ही भूल जाते थे, है ना? जब फॉग और ये रहता था, क्योंकि दिन का समय रहता था तो आदत नहीं रहती थी, जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी टाइम के साथ होती है। कुछ चीजें पहले कुछ रूल बनते हैं, फिर कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल चलते चलते चेंज हो जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड यूनिवर्स, वो होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टेंस के ऊपर। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। 3 सिंपल टेंस फटाफट कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, है ना? बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, छोटा छोटा। जिसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर सकता है, बेसिक सीखना है बेसिक सीख सकता है। ज्यादा इलोबरेशन चाहिए तो बताना, फिर मैं बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा इस पे एक साथ, अच्छा डिटेल में हर एक टेंस का या सारे टेंस का बड़ा वीडियो। लेट मी नो, मैसेज में और कमेंट में, देन आई विल सर्टेनली डू दैट। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बोलता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलता है कि कोई भी क्रिया अगर प्रेजेंट में है और रनिंग में है, चल रही है, कंटिन्यू है, तो आप मुझे यूज कर सकते हो। कैसे? हिंदी से इंग्लिश आपको बनाना है तो मतलब जो हिंदी भाषी है वो इंग्लिश सीख रहे हैं, किसी भी भाषा के लोग हैं, अगर इनको इंग्लिश में बनाना है तो आप मुझे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यूज करना है तो कैसे करना है? वो बोलता है कि मेरा अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट है, मेरी कुछ छोटी छोटी टर्म्स कंडीशन है वो आप लोगों को मानना पड़ेगी, मेरे अपने कुछ हेल्पिंग वर्ब से वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो जनरली टोटल 12 एक्टिव टेंस में सेम ही है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है उसमें? ये बोलता है मेरी 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब ये बोलता है आई के साथ आप केवल एम यूज करो, है ना? अभी वो इसमें अभी थोड़ा सा चेंजेस होना बाकी है, वो फ्यूचर सिंपल टेंस में तो हो गया, इसमें ये अभी भी थोड़ा रेजिड है, इसमें नहीं हुआ। ठीक है, सो आई के साथ आप एम यूज करो। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप इज यूज करो हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो आप आर यूज करो। इतनी चीजें इसने हमको रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा प्लीज आप करो, तो आप मेरे अंदर जो सेंटेंसेस बनाओगे ग्रामेटिकली सही बनेंगे। अब इसने फॉर्मेट क्या दिया? फॉर्मेट इसने भी सेम ही दिया, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब इसने बोला कि भाई कॉन्टिन्यू टेंस से तो थोड़ा सा चेंज करो, आईएनजी लगा दो। और इसी को कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करो। तो जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है वो फोर्थ फॉर्म होता है। तो स्कूल में तो हमको सिखाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, पर ऐसा भी बोलते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करो। ठीक है, सो ओवरऑल आपको आईएनजी लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, या आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना है, आप कैसे भी सीखना चाहो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखो, फिर अदर रखो। नेगेटिव बनाना है तो सेम कॉन्सेप्ट जितना अभी बाकी के पिछले वीडियोस में चला आ रहा है, सॉरी, जितना पिछले पिछले वीडियोस में चला आ रहा है, क्या क्या है वो?
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाके सब्जेक्ट रखना है, फिर नॉट लगाना है। ठीक है, मैं तो ये चौथी बार बोल रहा हूँ मैं। सो ये ध्यान रखना कि दिस आर द बेसिक फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा बहुत ना वीडियोस में बीच-बीच में हल्का-सा कुछ कभी कुछ हो जाएगा, आई विल से सॉरी, कभी खाँसी आ जाएगी, तो जैसा कि मैंने शुरू से बोला और शुरू से मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि नेचुरल वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत नेचुरल चीज़ें एज़ अ ह्यूमन जो है वो आएँगी, ठीक है? आई विल ट्राई कि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐसा नहीं हो कि बहुत डिस्टर्बेंस हो या बहुत सारी चीज़ों का डिस्टर्बेंस हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हल्का-फुल्का कुछ ना कुछ आएगा, तो आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। मतलब मैं फिर उसको हटा के फिर वो वापस वीडियो बनाऊँ नहीं कर रहा, मैं मेकिंग द वीडियोज़ वेरी नेचुरली। आई एम मेकिंग द वीडियोज़ वेरी नेचुरली। सिंपल और करेक्ट करता हूँ इसको। आई एम मेकिंग वीडियोज़ वेरी नेचुरली, ठीक है? अब देखो ये अगेन यहाँ पर एक एग्जांपल हो ही गया है ऑटोमेटिकली किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसी का नेगेटिव बनाना है, आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, एम आई मेकिंग वीडियोस। इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, एम आई नॉट मेकिंग वीडियोस। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट आई था, मैंने एम हेल्पिंग वर्ब यूज की। यही अगर इस के साथ बनाना है तो शी इज मेकिंग वीडियो, शी इज नॉट मेकिंग वीडियो, इज शी मेकिंग वीडियो, इज शी नॉट मेकिंग वीडियो। ये अगर प्लूरल के साथ बनाना है तो दे आर मेकिंग वीडियोस। वीडियोस अभी उस पे मत जाना, हाँ, वो तो मैं वहां पे चेंज कर दे रहा हूँ। दे आर मेकिंग वीडियोस, दे आर नॉट मेकिंग वीडियोस, आर दे मेकिंग वीडियोस, आर दे नॉट मेकिंग वीडियोस। सिंपल। तो अगर आप ये जब पूरी सीरीज हो जाएगी ना, सारे वीडियो को एक एक करके देखना लाइन से, टेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर भी डिटेल में समझना हो तो बताना, फिर मैं इंडिविजुअल या सबको एक साथ लेके या एक एक टेंस पे इंडिविजुअल वीडियो भी बना के डालूंगा डिटेल में। थोड़ा लंबा जाएगा पर डिटेल में डालूंगा। अभी तो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप स्क्रॉल करते करते मेरी रील आ जाए तो आप लोग कुछ अच्छा सीख सको नया बीच में, ठीक है? और इसलिए मैं बहुत नेचुरली भी बोलता हूँ कि आपको ऐसे एकदम स्कूल और पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आए, ठीक है? तो वो भी एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है, सो यू कैन यूज दैट। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन ऑल द फॉर्मेट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट फॉलो करो, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की देख लो कौन सी है और बस सेंटेंस बना लो, बन जाएगा। टेंसेस ऐसा लगता था, मैं भी स्कूल में था तो मुझे बहुत लगता था कि नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है, 12-12 टेंसेस सीखने, बाप रे कैसे सीखेंगे? मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर उसमें 4-4 सीखने हैं, फिर उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और फिर उसमें अजीब-अजीब नियम कि एस-ई-एस लगाना ही है और ना दुनिया भर की चीजें। तो लगता था पर कुछ नहीं, एक बार सीख लोगे तो बहुत इजी आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब लेते हैं अपन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? सब कुछ वही रहेगा, सेम रहेगा, है ना? जिन जिन लोगों को जो लोग सिर्फ ये वाला रील देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, वो पिछले वीडियो जाके देख लो एक बार। तो पूरा टेंस की सीरीज बनाई है मैंने, 12 एक्टिव टेंस की, छोटे-छोटे शॉर्ट में सिंपल में जल्दी-जल्दी बता दिया है, ठीक है? ताकि आप लोग फटाक से स्क्रॉल करके दूसरी रील आराम से देख पाओ। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या बोलता है? पास्ट कंटिन्यू टेंस बोलता है कि कोई भी क्रिया अगर आपकी कंटिन्यू में है लेकिन पास्ट में, ठीक है? पास्ट में अगर कोई भी चीज कोई कर रहा था, आप उसको मेरे टेंसेस के अंदर अंदर बना सकते हो, इंग्लिश भाषा में अगर आपको बनाना है तो, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इसकी केवल 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर, है ना? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज यूज होगा, प्लूरल है, सेकंड पर्सन है तो वर यूज होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है? जिसको पर्सन्स और सिंगुलर प्लूरल नहीं पता, मेरा एक वीडियो बना हुआ है, पुराना स्क्रॉल करना, मेरे प्रोफाइल में जाके मिल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार देख लोगे तो आई बिलीव कि समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, अब इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाना है? फॉर्मेट क्या है? सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट। आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी है? वो बार-बार एक्शन होता है, वो बोलता है अरे आओ, लास्ट में कैसे थक जाता है? वैसे मुझे लगता है 12 वीडियो तक जाने में मैं फॉर्मेट बताने में थक जाऊंगा क्योंकि सेम फॉर्मेट है। क्या करना है? सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रखना है, प्लस आईएनजी लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, फिर अदर रखना है। नेगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखना, फिर नॉट रखना, फिर वर्ब का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है। और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, या तो ऐसा बोलो, या फिर फोर्थ फॉर्म लगेगा आईएनजी वाला। सेंटेंस कैसे बनाना है, मैं वीडियो बना रहा था, आई वॉज मेकिंग वीडियो, आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो, वॉज आई मेकिंग वीडियो, वॉज आई नॉट मेकिंग वीडियो। ठीक है, आई लगाए तो वॉज लिया, अगर मैं दे यूज करता तो दे आर मेकिंग वीडियो, दे आर नॉट मेकिंग वीडियो, वर दे मेकिंग वीडियो, वर दे नॉट मेकिंग वीडियो। ठीक है। कुछ कुछ चीजें अगर क्लियर करना है, पुराने देखो वीडियोस इसी टेंस वाली सीरीज के, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने जहां जहां लगा मुझे कि डाउट आ सकता है, वो चीजें जल्दी जल्दी क्लियर कर दी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और फॉलो। अब या तो मेरी प्रोफाइल में जाके और वाले स्क्रॉल करो, या फिर इसी को स्क्रॉल करो तो नीचे दूसरे वीडियो आ जाएंगे, देखो बिंदास। पर बहुत ज्यादा मत देखना, आंखें खराब होती है, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, कंफ्यूजन भी होता है। चलाओ रील, चलाना चलाना आप लोगों के ऊपर है, पर बहुत ज्यादा मत रील से एडिक्टेड हो, क्योंकि प्रॉब्लम है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अभी माइंड कंजक्शन हो रहा है उस वजह से। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं थक गया। तो एक काम करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू की मैं कल बनाता हूँ रील। ठीक है, और उस पे डालता हूँ, और फिर उसके बाद जो बाकी अपने टेंसेस बचेंगे, जैसे फिर अपने बचेंगे परफेक्ट के 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। और उसके बाद बचेगा परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, तो उसमें फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बनाऊंगा 3 मिनट का ही, सो दैट इट कैन बी एज अ रील एंड यू कैन वॉच दैट। ठीक है। पर वो अब मैं कल बनाता हूँ, ताकि ज्यादा ओवरलोड भी नहीं हो अगर आप लोग एक साथ देख रहे हो तो, है ना। और दूसरी ये चीज है कि एक वीडियो में और बनाऊंगा, जिसमें सारे 12 टेंस को सिंपली एक सिंपल वे में समझाऊंगा कैसे, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि जैसे टेंसेस में बेसिक बेसिक कॉमन चीजें क्या है, कौन कौन सी चीजें अलग है, कौन कौन सी चीजें स्पेशल है, तो वो भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो देखोगे ना, तो जिसको टेंसेस आते हैं, जब वो वीडियो देख लेगा तो बहुत इजी हो जाएगा उन चीजों को याद रखना जो टेंसेस के मेन मेन पॉइंट्स है। क्या उसमें समानताएं हैं, क्या उसमें असमानताएं हैं, वो अपन एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। सो तब तक पुरानी प्रोफाइल, मतलब मेरी प्रोफाइल में जाके पुराने वीडियोस देखो जो अब तक के बनाए टेंसेस पर हैं। दूसरा, उससे पहले की वीडियोस देखो, इडियम फ्रेजेस पे, वर्ब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं। एक बार जाओ देखो, नहीं पसंद आए तो क्या है, 3 मिनट में देख लो, फिर स्क्रॉल करना ही है तुमको, टेंशन क्या है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। और जब ये टेंस की सीरीज हो जाएगी तो फिर अपन वापस से वोकेब लेंगे। बीच बीच में मैं ऐसे ही कभी पैसिव के वीडियोस बना दूंगा, है ना। कभी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मॉडल्स के वीडियो, कुछ लोग मॉडल्स बोलते हैं, कुछ लोग मॉडल्स बोलते हैं। मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन में सब जगह अंतर है, मैं खुद भी क्या करूँ। मैं भी कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे खुद पे डाउट होने लगता है कि बाप रे, जो सीख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, गलत तो नहीं है। पर फिर क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो समझ आ जाता है कि नहीं, ठीक है, कई जगह बोलने का तरीका है। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश है, तो वहां पे भी प्रोनाउंसिएशन का और स्पेलिंग का फर्क है। जैसे कलर की 2 स्पेलिंग है, सेंटर की 2 स्पेलिंग है ना। एक में कलर में ओ आर लगता है, एक में ओ यू आर लगता है। सेंटर में किसी में ई पहले आता है, किसी में ई लास्ट में आता है। तो ये स्पेलिंग का फर्क है थोड़ा सा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लिख देने के बाद लगता है कि अरे गलत हो गया, घर आके चेक करते हैं। तो स्कूल में ऐसा होता था, पर फिर धीरे धीरे सीखने में, समझने में आ गया कि वो डिफरेंस हर जगह के बोलने के तरीके का है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सो वोकेब विल बी अवर मेन फोकस, मेन पार्ट, मेन लर्निंग वोकेब, इडियम phrases, because many people are facing difficulty in that. Second thing, I will also try to make the simple videos on the active, passive, modals या models, जो भी आप बोलना चाहो। देन बहुत सारी चीजें करेंगे, मैक का यूज सीखेंगे अपन, लेट का यूज सीखेंगे, छोटे छोटे और भी वर्ड्स हैं जिनको जंक्शंस वगैरह बोलते हैं, उनका यूज सीखेंगे। जैसे और भी कुछ ऐसे अलग वर्ड हैं, जैसे सीम है, सीम्स है, सीमिंगली है, इनको कैसे यूज करना है। तो अपन बहुत सारी चीजें सीखेंगे और आप लोगों को सीखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट इन माय ईच एंड एवरी वीडियो कि फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो एवरीवन। हमने कल तक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर लिया था। अब आज अपन देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बोलता है कि जब भी आपका कोई हिंदी सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है तो वो सेंटेंस मुझे बिलोंग करेगा। मतलब इंग्लिश में आप वो मेरे वाले जो स्ट्रक्चर है आप उससे बना सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये स्कूल टाइम से हमको सिखाते आ रहे हैं ना, ताती ते, रहा होगा, रही होगी, रहा है, रही है, रहते रहते, तो स्कूल टाइम से सिखा रहे हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा इसमें ऐड करना, तो इनको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हिंदी भाषा में जो सेंटेंस लिखा है उसके एंडिंग पर अगर आप इस तरह का पैटर्न देखते हो तो आप पहचान सकते हो कि ये किस टेंस को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए वो बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, सो वो एक ट्रिक है जल्दी से सेंटेंस को कौन सा टेंस है ये पहचानने की। दूसरा फीचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बोलता है कि मेरी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल बी, है ना। स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस में बताया पुराने, बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप बोलो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाला होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखो एक चीज छोटे से ध्यान में रखना, जहां पर भी दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब आती है ना, वहां पे हमेशा ध्यान रखना अगर नॉक लगाना हो तो दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब के बीच में एंकर करना। विल बी के बीच में नॉक लगेगा। सो नेगेटिव बनाते समय विल नॉट बी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट को बीच में ले आना। अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो विल आई बी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर बाकी चीजें सेम रहेगी। मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कहां पर, जहां पर दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी किसी टेंस में। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप लोग क्या कैसे बनाओगे? फिर आप बनाओगे विल आई नॉट बी। ठीक है, तो अपन सिंपल सा देखते हैं कि वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वो नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या वह सो रहा होगा? विल ही बी स्लीपिंग। और क्या वह नहीं सो रहा होगा? विल ही नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, सो इसका हिंदी होगा कि सो रहा होगा, सो रहा होगा, नहीं सो रहा होगा, क्या सो रहा होगा, क्या नहीं सो रहा होगा, वो है ना, ही लगाया हमने। ठीक है, सो मैं बहुत शौक शौक में बता रहा हूँ, जस्ट ऐसा कि रिफ्रेश हो जाए। किसी को देखना है कि भाई छोटा सा एक बार मैं रिवाइज कर लूं एग्जाम से पहले 2-3 मिनट का वीडियो देख के, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल है। स्टिल आप में से किसी की भी इच्छा है कि डिटेल में वीडियो बनाया जाए टेंसेस पे, तो प्लीज कमेंट में, मैसेज में। सो मैं फिर डिटेल वीडियो बनाता हूँ उस पे, हर एक टेंस पे इंडिविजुअली। तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे, 10-12-15 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अलग अलग पैटर्न, उसके जो वीएक्स से रूल है वो भी सब। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस के सिंपल कंप्लीट कर लिए, तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट में अगर पहला हम टेंस लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता है कि जब भी आपका कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, ठीक है, वहां पर आप मुझे यूज कर सकते हो। और ये बोलता है कि मेरे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज, एक है हैव। कॉन्सेप्ट वही सिंपल है। बेसिक बेसिक जो ग्रामेटिकल रूल है वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है, और प्लूरल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। ठीक है, सो इसके अलग अलग लिस्ट भी है। यू कैन गो ऑन गूगल, चेक जीपीटी, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अभी जस्ट अपन ये बात कर रहे हैं कि हमको टेंसेस को हिंदी में सेंटेंस है तो पहचानना कैसे है, ठीक है, और इंग्लिश में उसको बनाना कैसे है। तो जस्ट एक छोटा सा वीडियो है ताकि रिएक्ट हो जाए। ठीक है, अभी देखो ये बोलता है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है। स्कूल के अगर लिहाज से देखोगे तो आपको बोला जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। पर कोई काम कर लिया है ना, मैंने ये काम कर लिया है, इस तरह से अगर आप बोलते हैं, है ना, कर लिया है, उस लिए भी, उस कंटेक्स्ट से भी, उस आइडेंटिफिकेशन भी आप इससे इसको पहचान सकते हो। जैसे मैंने पंखा साफ कर लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है ना। सो कर लिया है, कर ली है, इस तरह से। तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन से तो इजी हो जाता है, पर सेंस देखो, एसेंस देखो, नेचर देखो सेंटेंस का कि क्या है। क्या वो ये बता रहा है कि प्रेजेंट में काम पूरा हो गया है, किसी ने किया है काम पूरा, ये बता रहा है? ये बता रहा है तो वो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अभी हम एक्टिव एक्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज और है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सेम है, केवल क्या चेंज होगा? वर्ब का फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज हो जाएगी। तो सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट वही कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको बोलना है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज करके भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज करके नॉट यूज कर सकते हो। सेकंड वाला जो मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज करके नॉट यूज करना, ये पैटर्न थोड़ा ज्यादा चलता है, ठीक है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, वो तो पूरा सिंटेक्स बनेगा ही, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा बनाते हैं कि मैं वीडियो बना चुका हूं या मैंने वीडियो बना लिया है। आई हैव क्रिएटेड वीडियो, I have not created video. Have I created video? Have I not created video? Simple. Thank you so much. Subscribe and follow. Bye bye. पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे मजेदार चीज, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, सबके साथ हैड लगाओ। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही जो अब तक चला आ रहा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। आइडेंटिफिकेशन क्या बोलता है, स्कूल के पैटर्न से बात करेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लेकिन हमको ये बोलना है कि मैंने कोई काम कर लिया था, मैंने ये काम कर लिया था, उसने ये काम कर लिया था। तो जब भी पास्ट में कोई काम कंप्लीट कर चुके थे, मतलब कर चुके हो पास्ट में, हाँ इसलिए मैंने हो बोला, वो सिर्फ भाषा का एक बोलने का तरीका है। सो पास्ट में अगर आप कोई काम कंप्लीट कर चुके हो, उस कंडीशन में आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल लिया, उसी को अपन पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो बना लिया था, आई हैड क्रिएटेड वीडियो, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आई हैड नॉट क्रिएटेड वीडियो, क्या मैंने वीडियो बनाया था, हैड आई क्रिएटेड वीडियो। और क्या मैंने वीडियो नहीं बनाया था, हैड आई नॉट क्रिएटेड वीडियो, ठीक है। सो दिस इज हाउ सिंटेक्स विल बी फॉलोड। टेंसेस में सीखने में ना दो चीजें बस ध्यान रखना, एक सिंटेक्स ध्यान रखना, मतलब फॉर्मेट क्या है, किस तरह से बनेगा। अफर्मेटिव में और डिक्लेरेटिव में, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव एक ही होता है। सो अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव में कैसे बनेगा पहला, नेगेटिव में कैसे बनेगा दूसरा, इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा तीसरा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बनेगा चौथा। तो बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है, नॉट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। हाँ सब्जेक्ट भी थोड़ा इधर उधर होगा, पर बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सिंटेक्स ध्यान रखना और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है ये ध्यान रखना। बाकी आप एक पेज पे मेरे सारे वीडियोस देख के ना फॉर्मेट लिखते चलो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या बदलता है पता है फॉर्मेट में, उस एक में सॉरी हाँ, एक में बदलता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सभी में बदलता है आपस में हेल्पिंग वर्ब, और सभी में बदलता है वर्ब का फॉर्म, इतना चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और एक ही सेंटेंस को लेके बनाओगे ना, तो क्रिया और सब्जेक्ट भी आपका सेम रहेगा, केवल सेंटेंस में क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएगी, वर्ब के फॉर्म चेंज होते जाएंगे, और उस हिसाब से उनका मीनिंग चेंज होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट से परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और है, उसमें दो है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, और पुराने वीडियोस जाके देखो, वॉकेब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है। बाय बाय, टेक केयर। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, मतलब कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, है ना। सो इससे समझ में आता है कि इसका आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, स्कूल वाले पैटर्न से, ठीक है। सो जब भी फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, तो ये जनरली हम कब यूज करते हैं, जब हम कोई पॉसिबिलिटीज भी आप बोल सकते हो, अजम्पशंस भी आप बोल सकते हो, जब हम कोई अनुमान लगाते हैं, है ना। अनुमान को आप लोग क्या बोल सकते हो, अजम्पशन बोल सकते हो क्या। अनुमान को हम क्या बोलते हैं, गेस करते हैं जब अपन कुछ, है ना। सो अनुमान के लिए वैसे बेसिकली अलग अलग वर्ड बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम, इंटरप्रिटेशन भी यूज करते हैं, गेस करना भी यूज करते हैं, है ना।
और भी कुछ वर्ड है अभी एकदम माइंड में नहीं आ रहे, पर जब आप अनुमान लगाते हो तब, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि वह सो चुका होगा, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आएंगे स्कूल पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन से, तो आप समझ सकते हो कि ये जो हिंदी वाला सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिलोंग करेगा या उसके पैटर्न से बनेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलता है कि मेरी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। ये दो वर्ड की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, ठीक है। उसने क्या किया, फ्यूचर से उठाया विल, परफेक्ट से उठा लिया है, विल के साथ हैज लगा के देखा, नहीं जम रहा था, विल हैज अच्छा नहीं लग रहा था। आप बोल के देखो, विल हैज देखो और विल हैव देखो, कौन सा ज्यादा अच्छा और स्मूथ लग रहा है बोलने में, विल हैव लग रहेगा। सो मुझे भी वही लगा। सो इसलिए जिन्होंने बनाया उनको भी वही लगा होगा, तो उन्होंने फ्यूचर से उठाया विल है, परफेक्ट से उठाया है, दोनों को मिला के बना दिया विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन गई। आइडेंटिफिकेशन मैंने बता ही दिया, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, विल और हैव के बीच में लगेगा। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, विल और हैव के बीच में लगेगा, ठीक है। जैसे वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या वह सो चुका होगा, विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वह नहीं सो चुका होगा, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है। सो ऐसे बनेगा ये, छोटे छोटे सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप सिंटेक्स समझ सको और क्या याद हो जाए, हेल्पिंग वर्ब याद हो जाए, ठीक है। सो इतना हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने सारे वीडियोस में शायद बीच बीच में बोला है, लास्ट वीडियो में तो बोला ही है कि आपको बस सिंटेक्स और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगी, कैसे होगी, ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। टेंसेस सीखना बहुत इजी है। एक दिन, एक घंटा, 2 घंटा ध्यान से बैठो, ध्यान से समझो, 2 घंटे में, और थोड़ा सा अगर आप सीख जल्दी लेते हो तो 1 घंटे में टेंस सीख जाओगे, 12 टेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ऐसा टेंस जो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, थोड़ा सा सोच के बताना, जो बिगिनर्स है, जिन जो टेंस नए नए सीख रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई चीज परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यू भी हो? मतलब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? या तो कोई चीज परफेक्ट होगी यानी पूरी हो गई होगी, या कोई चीज कॉन्टिन्यू होगी। दोनों चीजें एक साथ हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि कोई चीज परफेक्ट भी है और कोई चीज कॉन्टिन्यू भी है? ठीक है। अगर इसको पॉसिबल बनाना है तो एक ही चीज है जो उसको पॉसिबल बना सकती है, मैं अपनी भाषा में उसको बोलता हूँ टाइम फैक्टर। देखो, जब कोई काम किसी निश्चित समय से चला आ रहा है और वो अभी भी चल रहा है, जैसे इंदौर में कहीं पे ब्रिज का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, 2 साल हो गए, या इंदौर में पिछले शायद 2, 3, 4 साल से मेट्रो का काम चल रहा है और वो अभी भी चल ही रहा है। लेकिन जब 2, 3 साल से वो मेट्रो का काम चल रहा है तो थोड़ा तो काम पूरा हुआ होगा ना, 2, 3 साल में कुछ तो हुआ होगा, नींव डली होगी, खंबे लगाए होंगे, सरिये लगाए होंगे, कुछ ना कुछ तो काम पूरा हुआ होगा ना। ऑल्दो प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ी एक जगह टेस्टिंग भी हो गई है मेट्रो की, वो शायद चलना भी शुरू है। आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्वाइट श्योर अबाउट दिस, पर टेस्टिंग हुई थी बीच में, रन भी हुआ था, फर्स्ट डे फ्री भी किया था, पर खैर वो सब अलग बात है। व्हाट आई वांट टू से कि कोई भी काम है, अगर वो कहीं से शुरू, कभी से शुरू हुआ है, आप ये बता रहे हो कि ये काम इतने टाइम से शुरू हुआ है, टाइम कुछ भी बताओ आप, पर इतने टाइम से ये काम चल रहा है, जब आप ऐसा बोलते हो तो काम का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हुआ होगा ना, ठीक है। लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब काम का कोई हिस्सा कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चीजें जो जाती है, ये जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ होगा लेकिन काम अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है, काम अभी भी पूरा होना बाकी है, फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। उसके एंड तक नहीं पहुंचा है, उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ। तो जो हिस्सा पूरा हुआ उसको परफेक्ट में डाल देते हैं, मतलब सेंसेबल वे में, और जो हिस्सा अभी भी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस में डालता है। इसलिए इस तरह के टेंसेस को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, ठीक है। अब इसमें टाइम फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम फैक्टर मेरा बनाया टर्म है, मतलब मैं सिखाने के लिए बोलता हूँ कि टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब क्या होता है? निश्चित है ये बताना, जरूरी है ये बताना, कंपलसरी है ये बताना कि वो काम कितने टाइम से चल रहा है, ठीक है।
अगर हम टाइम फैक्टर मेंशन नहीं करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। तो अगले इसमें देखते हैं हम कि हाउ इट इज गोना बी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो आज अपन सबसे पहला टेंस लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, जो लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब भी आपका कोई सेंटेंस खत्म हो रहा हो, कहां से? रहा है, रही है, रहे हैं से, तो अब आपको लगेगा ये तो सेम टू सेम कॉन्टिन्यू का आइडेंटिफिकेशन है, बिल्कुल है, लेकिन प्लस टाइम फैक्टर मेंशन हो। टाइम फैक्टर का क्या मतलब है कि कितने टाइम से ये काम रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब चल रहा है या कोई कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, वो अगर हम मेंशन करते हैं तो हम डाल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट 2 सालों से मेट्रो लाइन बिछाने का काम कर रही है। अब अगर हम 2 सालों से हटा दे तो गवर्नमेंट मेट्रो लाइन बिछाने का काम कर रही है, ये हो जाएगा प्योरली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसी में अगर टाइम फैक्टर लगा दे तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि टाइम फैक्टर क्या बताता है कि इतने टाइम से काम चल रहा है, और अगर कोई काम एक निश्चित टाइम से चल रहा है, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ होगा ना, तो कुछ तो परफेक्ट है, कुछ तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी चल रहा है, वो अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एंड पर नहीं पहुंचा, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, ठीक है। सेम टू सेम चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली है, सो आई एम जस्ट रीइटरेटिंग, है ना, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि परफेक्ट कंटिन्यू क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यू वो होता है जहां पे आप टाइम फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो। टाइम फैक्टर का मतलब है कि आपको कंपलसरी ये बताना कि कोई काम जो भी जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने टाइम से कर रहा है ना। कोई भी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो कितने टाइम से कर रहा है, ठीक है। सो ये तो हुआ हिंदी का पार्ट। अब अपन कोई एक छोटा सा सेंटेंस लेके इंग्लिश में बना के देखते हैं। जैसे मैं पिछले 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में बनाने से पहले इस वीडियो में छोटी सी चीज और देख लेते हैं। सिंस और फॉर करके 2 चीजें आती है टाइम फैक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो सिंस कहाँ यूज करना है? जहां पे आप निश्चित टाइम बताओगे, सर्टेन टाइम बताओगे। जैसे मैं 2 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं मंडे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1 तारीख से वीडियो बना रहा हूँ, मैं जनवरी से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1900 मैं सन 1600 से वीडियो बना रहा हूं, मैं भूत हूं, ठीक है। सो जब आप निश्चित टाइम बताते हो तो वहां आप लगाओगे सिंस। यूज कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और जहां पे अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन मतलब कैसा? मैं 4 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बना रहा हूँ, है ना। मैं 2 साल से बना रहा हूँ। अब आप ईयर निश्चित नहीं बता रहे हो, टाइम निश्चित नहीं बता रहे हो, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो, स्पेसिफिक नहीं बता रहे हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऐसे बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।